अस्सलामुअलैकुम। कुछ घर जाके पढ़ा एश्योरेंस के बारे में, हर जुमला पिछले जुमले की तायीद करता नजर आया। जब लग रहा होता ना कि किसी ने कुछ नया पोर्शन डालना है हमारे सिलेबस में और मवाद है नहीं उनके पास, तो वो खींचे गए हैं, धक्के से बनाते चले गए हैं। और चूंकि पहली पहली दफा ऐड हुआ था तो मैं भी डर के मारे जो है ना लेवल ऑफ कंप्रेशन थोड़ा सा कम रखा। अदरवाइज मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा जरा ज्यादा उसे स्मार्ट कर दिया जाए, लेकिन चूंकि वेरी फर्स्ट टाइम एडिशन है बहुत सारे कंटेंट्स की इसमें से, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी के दोनों यूनिट्स हैं ये प्योर नए ऐड हुए हैं। अश्योरेंस की जो अदर कंसिडरेशन है ये प्योर नई ऐड हुई है। पहले हमारे सिलेबस में सिर्फ अश्योरेंस के वो 5 एलिमेंट्स होते थे, या वो रीजनेबल और मॉडरेट अश्योरेंस वाली बात। अब उन्होंने अश्योरेंस के फेजेस, अश्योरेंस के अंदर ऑटोमेटेड टूल्स की इन्वॉल्वमेंट जो भी हमने नहीं पढ़ी है, अश्योरेंस के अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, corroborative एविडेंस, ये सारी चीजें अब उन्होंने इसमें ऐड कर दी हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स भी ऐड कर दी हैं। तो इसलिए हमने इसके ऊपर जरा थोड़ा सा थारो टाइम लगाया, चीजों को समझा। कोई सवाल अश्योरेंस से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? सब क्लियर है? पक्का? आज फिर हम अपनी इमोशनल बातों की तरफ। ठीक है जी। सस्टेनेबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लिवेबल फ्यूचर। खुदा की करनी ये हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अकाउंटेंट्स जो कि दुनिया का उजाड़ा निकालने के लिए मशहूर थे, वो अकाउंटेंट्स जिन्होंने दुनिया को आतंक मचाया हुआ था, जो अपने सेठों को प्रॉफिट कमाने के लिए हर तरह के पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहे होते थे, समाज ने इंतकाम हमसे ऐसे लिया कि अब हमसे ही समाज की सफाई करवाई जाएगी। यानी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में अब ऐड हो गया है और हमारी जिंदगियों में भी ऐड हो गया और अब आपके सबके प्रोफेशन में भी ऐड हो गया है। अब इसके बगैर एक अकाउंटेंट का सर्वाइवल नहीं है। तो ये जो है ना कर्मा की बेस्ट एग्जांपल है कि अकाउंटेंट्स जिन्होंने दुनिया में जो है वो सेठों को कमर्शियल मशवरे दे दे के और रिसोर्सेस के बेड़ा गर्क कर दिए थे, अब उन्हीं अकाउंटेंट्स के ज़िम्मे दुनिया की सफाई आई है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? क्या मतलब है? एक भाई ने कहा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बैलेंस, सस्टेन करे फलाना चीज। आप डेली अगर 3-4 घंटे पढ़े तो आप सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जज्बाती होकर 8-10 घंटे पढ़े तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 5वें दिन जो है ना फौत हुए होंगे, बीमार हो गए होंगे, फिर पढ़ने से ही दिल भाग जाएगा। एक बंदा अगर फर्स्ट करे डाइटिंग शुरू करे और जो है वो डेली 3 घंटे दौड़ना शुरू कर दे, खाना भी बहुत कम खाना शुरू कर दे, तो उससे शायद 2-3 दिन में फर्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, ये देर पा नहीं है, देर तक नहीं चलेगा, ये जल्दी रुक जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें देर पा एलिमेंट हो, जो ज्यादा देर तक रहने वाली चीज हो। दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। हमारी दुनिया सस्टेनेबल नहीं रही है। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, अब अगेन ये बड़ी शुरू में इमोशनल डिस्कशन है, फिर इखलाकी डिस्कशन है और बाय द एंड ये एक कमर्शियल डिस्कशन बन जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि आप कहेंगे नहीं सर इमोशंस को तो हम नहीं परवाह करते, इखलाकियात वैसे ही हम में नहीं है, लेकिन कमर्शियल तो फिर है ना। नोटू तो फिर आप लोगों की गेम है, तो नोटू के लिए ही समझना होगा। सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न विद हमारे रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। जमीन बंजर हो चुकी है, दरख्त कट चुके हुए हैं, पानी खत्म हो रहा है और हमसे आगे की जनरेशन, हमसे बाद में आने वाले जो बच्चे हैं, वो हमसे पूछेंगे कि जी हमने उनके लिए क्या किया है। आप अगर कहीं पे किसी रेस्टोरेंट जाएं और खाना खाएं और खाना खाने के बाद जो है वो आप कहें टिश्यू, वो कहे जी ये इधर पड़ा हुआ है, आपसे पहले कस्टमर इस्तेमाल करके गया, आप इसे इस्तेमाल कर लें, करेंगे इस्तेमाल? किसी और की इस्तेमाल हुई हुई चीज जो कंज्यूम हुई हुई है वो तो नहीं इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, आपने एक प्लेट बिरयानी मंगवाई, उन्होंने आपको प्लेट लाके दी, साइड से थोड़ी सी खाली हुई थी, उन्होंने कहा यहाँ एक और बंदा खा के गया, चले आप 50 रुपए कम दे दे। आगे नहीं, मैं किसी और की चीज खाई भी क्यों खाऊं, मुझे तो मेरे हिस्से की पूरी प्लेट चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों को इसी तरह के इस्तेमाल की हुई टिश्यू दे रहे हैं, इसी तरह की खाई हुई चावल की प्लेट दे रहे हैं। ये सारे रिसोर्सेज ही तो है। मैं जब पैदा हुआ तो दुनिया बहुत हरियाली ही हरियाली दिखती थी, बट आज मुझे दुनिया में वो हरियाली नजर नहीं आती। मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो लाहौर में चीजें थोड़ी साफ थी, गाड़ियां थोड़ी कम थी, एनवायरनमेंट थोड़ी ज्यादा खूबसूरत थी, ग्रीनरी और जंगलात नजर आते थे। जौहर टाउन और इस साइड पे तो तकरीबन जंगल होता था। नहर का पानी निस्बतन साफ होता था और लाहौर के इर्द गिर्द बहुत सारे खेत होते थे। लाहौर के इर्द गिर्द का मतलब है वो सारा इलाका जो आज आपको पॉश सोसाइटीज में नजर आता है। ये था लाहौर का गिरदोनवा। खेत होते थे, खूबसूरत फिजा होती थी। फिर क्या हुआ, वक्तन फवक्तन लोग ऐड होते गए, अपनी अपनी नीड्स के लिए लाहौर को इस्तेमाल करते गए, अपने अपने मामलात के लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाता गया, कोई कारखाना बनाता गया, किसी ने कोई और मामला कर दिया, किसी ने कंक्रीट की दीवारें डाल दी, किसी ने जंगल काट के वहां पे फार्म हाउस बना दिया। अल्टीमेटली करते 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 दुनिया के रिसोर्सेस खत्म करने शुरू कर दिए। तो ये लाहौर जो मशहूर था अपने हुस्न की वजह से, अपनी प्यारी आबो हवा की वजह से, इसमें हमें अल्टीमेटली वो स्मॉग देखने को मिल गई जो दुनिया को 1950 में 60 में देखने को मिली थी। और जब जब दुनिया के बड़े मुल्क जहां जहां सनती तरक्की हुई उनके पास स्मॉग आई है, तो फिर उसके बाद उनको स्मॉग से निमटते हुए 15-20 साल लग गए। हम तकरीबन उतनी ही इंडस्ट्रियल तबाही फैला चुके हैं जितनी दुनिया ने कभी फैलाई थी, लेकिन दुनिया अब सुधर चुकी है। हमें अभी समझ नहीं है, हम अभी नहीं सुधरे। तो टेक्निकली हम अपने आने वाले बच्चों को जो है ना वो दुनिया इस तरह की दे रहे हैं। मैं एक जमाने में बिल्कुल जब छोटा होता था तो उस वक्त मेरे फादर ने मुझे बताया था कि जी हमें जो है ना वो जमीन के नीचे से पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना एक मोटर लगानी होती है। एक मोटर लगती है और जमीन के अंदर खुदाई होती है, तो जिसको बोर कहते हैं। तो मैं छोटा था, मुझे टेक्निकली नहीं पता था, तो मैंने कहा क्या मतलब नीचे से पानी निकलता है, क्या जमीन के नीचे पानी होता है? उन्होंने कहा बेटा 30 फुट नीचे पानी है। मैं कहा अच्छा जबरदस्त। 35 फुट खुदाई हुई और वहां से बेहतरीन साफ मीठा पानी आता था। इस वक्त यहां स्टूडेंट्स के लिए जब हमने मीठा पानी या अच्छा पानी एक्सट्रैक्ट करना था तो हमें 300 फुट खुदाई करनी पड़ी है। तो मैंने अपनी ही जिंदगी में 30 फुट नीचे पानी देखा है और उसी जिंदगी में 300 फुट नीचे पानी देखा है। तो शायद आप बड़े होकर अपने बच्चों को बता रहे हो कि मेरे एक टीचर ने ये बताया था कि 300 फुट नीचे पानी होता है। सोचो क्या जमाना था, अब तो 1000 फुट में भी नहीं मिल रहा पानी। अगर 30-300 तक जा सकता है, उस वक्त जब जमाना आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा था, तो ये 300-1000 तक चला जाएगा जब जमाना तेजी से खराब हो रहा है। फिर दरख्त खत्म कर दिया हमने, कोई बात नहीं, दरख्त ऐसी कौन सी जरूरी चीज देते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि फर्ज करें अगर हम में से किसी को पता लग जाए कि दरख्त जो है अगर हम लगाए तो दरख्त से हमें मुसलसल वाईफाई मिलेगा, फ्री वाईफाई। फर्ज करें अगर हम पौधा लगाए तो पौधे से जो है ना वो 2 MB का इंटरनेट कनेक्शन हमें मिलेगा। पौधा बड़ा होगा तो 5 MB का इंटरनेट कनेक्शन होगा, और जब वो दरख्त बन जाएगा तो 100 MB का इंटरनेट हमें दे रहा होगा, हर वक्त दे रहा होगा, 24 घंटे दे रहा होगा। तो हम सब के सब पागलों की तरह दरख्त लगाने लग जाए, क्योंकि वो हमें इंटरनेट दे रहा है, वाईफाई दे रहा है। और अभी बेचारा क्या दे रहा है? ऑक्सीजन, जिंदगी गुजारने के लिए सबसे जरूरी चीज। अब हमारी कमर्शियल सोच किस तरह की है कि वो वाईफाई जो पैसों से रिलेटेड है, ऑक्सीजन तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, फ्री मिल गई, अल्लाह ने दी हुई थी, अनलिमिटेड दी हुई थी। तो अगर ये दरख्त वाईफाई देते होते तो हम सब बहुत अकीदत एहतराम से दरख्त लगाते और डेली उसको पानी भी देते, उसकी केयर भी करते, और कोई उसका पत्ता तोड़ता तो ऐसी की तैसी चपेड़े करा देते। जाहिर है वाईफाई का आपका 1 MB जाया हो गया, बट ऑक्सीजन के यूनिट जाया हुआ उसकी परवाह नहीं है। तो दरख्त अभी तो जिंदगी की सबसे कीमती चीज देता है, तो हमें उससे इतना मोहब्बत नहीं है। तो अगर वो वाईफाई दे तो उससे मोहब्बत होगा। इसका मतलब ये है कि हम सब लोग कमर्शियल माइंडेड हो गए हैं।
तो अगर कोई ये कहे कि ये तुम्हारे इलाके में जो दरख्त लगे हुए हैं, तुम एक दरख्त काटो, 1 महीने के लिए वाईफाई मिलेगा। हमने महीना महीना करके सारा दरख्त उड़ा देना है। इंसानों ने यही किया दुनिया के साथ, हमारी जमीन के साथ, कि जो खेत होते थे, खेत से ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी से जबरदस्त कमाई होती है। चीजों को देसी तरीके से तैयार करने में इतनी कमाई नहीं होती थी जितना फैक्ट्री लगाने से और उसके अंदर चीजों को जला के पका के जल्दी जल्दी से करें तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। फैक्ट्रियां लगाते गए हम, धुआं फैलाते गए। किसी ने बताया था कि एक ओजोन लेयर होती है जिसे तबाह नहीं करना, कर दी तबाह। किसी ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग है और ये तबाह कर देगी हमें। अब इस वक्त इतने अजीबो गरीब से वेदर है। टेक्निकली एक टाइम था कि नवंबर के मिड में अच्छी खासी ठंड होती थी, नवंबर के शुरू से ही लोग गर्म कपड़ों पे शिफ्ट हो जाते थे। अब दिसंबर आया खड़ा है और आपको उतनी फील नहीं आती। हम लोग अक्सर गर्म कपड़े सिर्फ इसलिए पहन के आते हैं कि शाम को रात पे बाइक वगैरह पे जाना है। ठीक है, चलो मैंने तो बाइक पे नहीं जाना, लेकिन आप शाम रात को जाते हैं, मैं सुबह के करीब जाता हूँ। हफ्ते बाद सीए फाइनल वालों का पेपर है, तो अभी जिस वक्त क्लास शुरू हुई है उससे 8 घंटे पहले भी मैं कॉलेज में ही था। तो हमारे तो ये भी बड़े मसले हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया, ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड, पीक गर्मी चल रही होती है, अचानक दोपहर 2 बजे ऐसा अंधेरा छा जाता है और अचानक से यालाबारी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े बर्फ के गोले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अजीबो गरीब से मौसम के चेंज है। बारिश का सीजन आता है, 2 महीने बारिश ही नहीं होती, और जब होती है तो रुकती नहीं है। तो आप पिछले 5 साल देखें पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ है। 2 दफा ह्यूज सैलाब आया है, 3 दफा बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की ऐसी बारिशें हुई हैं जिसमें यालाबारी भी थी और जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। गर्मी के मौसम में कई दफा बड़ी अजीब सी ठंड पड़ गई। एक टाइम ऐसा था कि मार्च में लोगों को ठंड लगना शुरू हो गई थी, और एक टाइम ऐसा था कि फरवरी के शुरू में एसी चल गए थे। तो ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों आती है? जब आप चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत प्यारी कायनात बनाई, हर चीज को हर चीज के साथ एक तवाजुन से पैदा किया, हर चीज का एक बैलेंस रखा। इतना समंदर है, इतना पहाड़ है। कुरान में अल्लाह ने बार बार बताया है कि पहाड़ जमीन में कीलों की तरह से हैं। इंसान इन्हीं पहाड़ों को काट काट के इनमें से पता नहीं क्या क्या बनाई जा रहा है। तो समंदर जो है जमीन को ठहराव देते हैं, तो फिर आतिशफिशा की अपनी एक अहमियत है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने समंदर भी गंदे करने शुरू कर दिए, हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। कैसे? हम लोग वो रिसोर्सेज यूज करना शुरू हो गए जो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे उस दिन बोतलों की बात हो रही थी कि अगर प्लास्टिक की बोतल आएगी तो प्लास्टिक तो ऐसी अजीब सी चीज है कि जले तो पोल्यूशन, जमीन में घुल जाए या दफन हो जाए तो जमीन की फर्टिलिटी खराब कर दे, और पड़ा हुआ हो तो मुसीबत। मैं अक्सर एक स्टैट शेयर करता हूं कि पाकिस्तान में एक महीने में औसतन एक अंदाजे सर्वे के मुताबिक 1 अरब बोतल पी जाती है। एक महीने में पाकिस्तान भर में 1 अरब बोतल पी जाती है। अब कंसिडर करें ये सब प्लास्टिक की बोतलें, हर महीने पाकिस्तान के टोटल कचरे में 1 अरब इस तरह की बोतलें ऐड हो रही हैं। यानी कि आप इतना कचरा ऐड कर देंगे कि एक शहर जितना तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये कचरा इकट्ठा होगा तो डिस्पोज ऑफ तो होगा नहीं, ये उसी दुनिया को खराब कर रहा होगा, वही इस्तेमाल हुआ हुआ टिश्यू। जबकि रिसोर्सेज इतने जरूरी हैं कि अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं है। एक बंदा जो कि करोड़पति आदमी, अचानक से उसको डॉक्टर बताया कि जी आप कोई अजीब सी बीमारी है, आपका हर 10 मिनट बाद 2 सेकंड के लिए सांस रुकता है, तो आप इनहेलर यूज किया करें। और ये बीमारी अगर बढ़ जाए तो आपका हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए भी सांस रुक सकता है, और इनमें से किसी भी एपिसोड में आपकी डेथ भी हो सकती है। वो कहेगा जी इसका इलाज क्या है? वो कहेंगे जी इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, इसका इलाज फलाना मुल्क में है। फलाना मुल्क का वीजा लेगा, फलाना मुल्क की अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फ्लाइट लेगा, वहां पहुंचेगा, हाँ जी इसका ऑपरेशन कितने का? कहेंगे 17 करोड़ का। कहेगा करो, क्योंकि उसे 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज इतने तबाह होते चले जाएं, तो अल्टीमेटली ये जो इंसानों ने पैसा कमाया है ये अपने आप के ऊपर ही लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने जिंदगी भर बड़ी आतंक मचाई होती है, एंड पे वो अपनी दवाइयों पे ही खर्चा करते रह जाते हैं। कर्मा है, कल युग नहीं कर जुग है ये। शायद बचपन में कभी शेर पढ़ा हो, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। आप जो करेंगे आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इस वक्त हम सब दुनिया के साथ जो कर चुके हुए हैं, अब दुनिया इंतकाम ले रही है। अब अजीब अजीब से सैलाब आते हैं। रावी में कोई सैलाब नहीं आया था, हम रावी की जगह मल के बैठ गए थे। दरिया अपना रास्ता छोड़ के गया हुआ था। दरिया के बारे में मशहूर है, भले 35 साल बाद वापस आए, वो अपनी जगह लेने वापस आता है। तो क्योंकि एक निजाम है ना, एक सिस्टम है, एक फ्लो है, वो खास पैटर्न से गुजरेगा, उसको बकायदा उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसे में जब उसने जगह छोड़ी तो हमें जो है वो, हमारे कुछ बुजुर्गों ने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए, हमारे कुछ बड़े अजीम लीडर्स थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार ये तो एक छोटा सा नाला है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोसाइटीज बननी चाहिए। अच्छा, फिर उन लीडर्स के साथ कुछ ऐसे लोग थे जो अब मौजूदा लीडर्स के साथ भी हैं, उनका भी मानना था। तो लीडर तो सारे एक जैसे ही है, कुछ चेहरे से अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, लेकिन है सब के सब खराब। तो जनाब सोसाइटियां बनानी शुरू कर दी, कुछ और इस तरह से मामला शुरू कर दिए। अब भी कोई सैलाब नहीं आया था लाहौर में, सिर्फ दरिया अपने पॉइंट पे वापस आया था। लेकिन उस दरिया को भी नहीं पता था कि उसके पॉइंट पे हम लोगों ने एंटरटेनमेंट के जो है ना यूनिट्स डाल दिए थे, घर बना दिए थे, वहां पे पार्क्स बना दिए थे। तो जाहिर है जब हम समाज के साथ खेलेंगे तो समाज हमारे साथ खेलेगा। तो फिर अब दुनिया में ज़लज़ले थोड़े ज्यादा बढ़ गए, अब आतिशफिशां जरा ज्यादा फटने वाले हैं। अभी शायद आपको पता लगा हो कि थोड़ा दूर का एक आतिशफिशा फटा है, लेकिन उसकी ताबकारी पाकिस्तान के साहिलों तक पहुंच रही है। और शायद अगला एक महीना हमारे लिए कुछ और एनवायरमेंटल डिस्टरबेंसेस भी होंगी। और हम तो जिस शहर में, वहां स्मॉग ही नहीं मान देती। इनका सारी खाली हमारा कसूर तो नहीं है, इंडिया भी तो बुरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा समाज मिलकर एक दूसरे का कबाड़ा कर रहा है। अब ऐसे में हम सोचेंगे तो किसी और की वजह से हुआ है और दुनिया को साफ ना करें। अगर अंग्रेजों ने ऐसा सोचा होता तो आज तो दुनिया तबाह हो गई होती। अंग्रेज हम पे लानत भेजते थे कि यार ये पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी फजूल लोग हैं, इन्हें नहीं पता, बाहर में जाए। हम दुनिया को साफ करेंगे। वो बड़े अरसे से दुनिया को साफ करने के पीछे लगे हैं। 25, 30, 40, 45 साल पीछे से ही उन्हें परेशानियां शुरू हो गई थी। ये स्मॉग वाले मसले दुनिया को 1950 के आसपास आए हैं, ठीक है। और उनको टाइम से समझ आ गई और वो सुधर गए, क्योंकि वो रेवोल्यूशन में ज्यादा तेज थे, इंडस्ट्रियल साइड पे जरा आगे थे, और अब वो दोबारा से चीजों को स्टेबल कर चुके हैं। वो अपनी ग्रीनरी लौटा चुके हैं, वो चीजें बेहतर कर चुके हुए हैं। अब ये टाइम है कि हम लोगों ने भी अपना हिस्से का हक अदा करना है। प्रॉब्लम ये है कि कश्ती में सारे जा रहे हो और उसमें दो बेवकूफ हो जो सुराख करी जा रहे हो, तो कश्ती तो हमारी भी डूब जाएगी ना। तो अब या तो उन दो बेवकूफों को ताकत से या किसी तरीके से समझा लिया जाए, नहीं तो कोई बैकअप अरेंजमेंट्स किए जाए अगर हम उनको सुधार नहीं सकते। तो अगर फर्ज करें आपके हमसाए में कोई है और वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कर लें। अल्टीमेटली तो हवा में जाके सारी चीजें मिक्स हो जाना है। तो दुनिया बेसिकली एक सस्टेनेबिलिटी की तलाश में, और सूनर और लेटर ये सस्टेनेबिलिटी उसे ना मिली तो सब खत्म होने वाला है। आप सिर्फ गूगल पे, चैट जीपीटी पे स्टैट्स देखिए, उसे कहें पिछले 20 साल में रिसोर्सेज के साथ क्या हुआ, तो वो आपको बताएगा कि दरख्त इतने 1000 टन से इतने पे आ गए सिर्फ पाकिस्तान में। पानी इतने उससे कम हो चुका हुआ है, ऑक्सीजन इस हद तक डिस्टर्ब हो चुकी हुई है, AQI इंडेक्स यहां से यहां तक पहुंच चुका हुआ है। और हम सब सिर्फ मुंतजिर है कि चलो ठीक है, देखिए आगे और क्या हैपनिंग होनी है। अपने बच्चों को अपने से बेहतर स्कूलिंग देनी है, अपने बच्चों को अपने से बेहतर माशरा देना है, अपने बच्चों को जो हमारी कैपेसिटी है उससे बढ़ के करना है। हर इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसके बाद आने वाली नस्लों को बेहतर कल देता है। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा पढ़े, जब हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे पैसे वो कर रहे हों, अच्छी खुराक खा रहे हों, तो क्या हमसे अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए उन्हें? हम जितनी भी मिल जाए तो भी बड़ी बात है। सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अबाउट इंप्रूविंग द रिसोर्सेस,
मेंटेन करें एक इको बैलेंस। और ये सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज ही नहीं है, इसमें जानवर भी हैं, इसमें इंसान भी हैं, उनके जज्बात भी हैं। हम माशरे को भी गलीज ना करें। माशरा फिजिकली भी गलीज होता है और दिलों से भी गलीज होता है। माशरे में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो हमने समाज को भी खराब नहीं होने देना, हमने फिजिकल एनवायरनमेंट को भी खराब नहीं होने देना। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपका ये पोल्यूशन, पानी, गर्द, उस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं। और समाज के अंदर जब लोगों को मुलाजमत के मौके नहीं मिलते, उनमें गम गुस्सा भरता है। जब लोगों को बराबरी नहीं मिलती, कुछ के साथ अच्छा सलूक, कुछ के साथ बुरा सलूक, तो लोगों को तकलीफ पहुंचती है। जब वो सही से जी नहीं पा रहे होते, जब उनकी कदर नहीं की जा रही होती, जब उनको धुतकारा जा रहा होता है, तो लोग बड़े अच्छे तरीके से नहीं जी रहे होते। तो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी इज अबाउट 3P: पीपल, प्रॉफिट, प्लेनेट। तीनों चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। पीपल इज सोशल, प्रॉफिट इज इकोनॉमिक, प्लेनेट इज एनवायरमेंटल। ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग कहती है, या सस्टेनेबिलिटी के जो 3 पिलर्स हैं वो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल है। आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, आप इकोनॉमिकली भी प्रॉफिट कर रहे हो और आप सोशली भी बेहतर हो। सिर्फ समाजी तौर पे अच्छे हैं आप बहुत नेक आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन गरीब हैं और आप खुद सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये भी कोई मजेदार बात नहीं है। आप लोगों की मदद करते हैं, आप प्रॉफिट भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन आपकी फैक्ट्री इतना धुआं उड़ाती है कि अल्टीमेटली तबाह हो जाएगी दुनिया, तो भी अच्छे नहीं है। हमें इन तीनों में बैलेंस करना है। प्रॉब्लम है कि पैसा कमाने के चक्कर में ये खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है। लोगों को कम पैसे दें, अच्छा प्रॉफिट आएगा, कम पैसे देंगे उनका इस्तेसाल होगा, जुल्म होगा, सस्टेनेबिलिटी आउट होगी। अल्टीमेटली आपने उसी माशरे में रहना है। जब आपके इर्द गिर्द वाले सारे नेगेटिव हो चुके होंगे, तो अल्टीमेटली ये सारे लोग काम भी ज्यादा नहीं करेंगे और उसके बाद पैसे भी ज्यादा मांगेंगे। तो प्रॉब्लम इज अगेन, शायद हमारे सब्जेक्ट की इस वक्त ये डिमांड नहीं है कि हम सस्टेनेबिलिटी पे डिटेल से बात करें, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस पर हम बात क्यों कर रहे हैं। तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो रिसोर्सेज तबाह कर दिए हैं, हमने उसको वापस लाने की कोशिश करना है, हमने बेहतरी की कोशिश करनी है। हम में से हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी में महीने में एक दफा अगर एक चलता हुआ नलका बंद कर दे, तो अंदाजा ही नहीं है कि हम लोग, सिर्फ इस कमरे के लोग, कितने हजार गैलन पानी बचा सकते हैं। हम सिर्फ चंद लोग ये कहते हैं कि हमने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करना, तो हम पाकिस्तान में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम सिर्फ हम नहीं, हर कोई अपने अपने हिस्से की अगर कंट्रीब्यूशन करे तो जबरदस्त है। ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को इंडिविजुअल से ज्यादा तबाह करती हैं कंपनियां। कंपनियों ने लगाने होते हैं यूनिट्स, उनकी लगती हैं फैक्ट्रियां। जब फैक्ट्री लगती है तो धुआं भी निकलता है, तो फिर स्मेल भी बड़ी गंदी सी आती है, तो फिर पानी भी बड़ा बुरी तरह से खराब होता है, तो फिर कंक्रीट के ऊपर भी वर्किंग होती है। तो कंपनी कमर्शियली चलती है और कमर्शियली वो फिर रिसोर्सेज को झोंकते जाते हैं और ऐसे रिसोर्स जो दोबारा क्रिएट नहीं होते। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बंदे के पास 100 बकरी हो और वो तकरीबन हर 2 हफ्ते में एक बकरी उसमें से इस्तेमाल भी कर ले, तो भी उसकी बकरियां खत्म नहीं होंगी। रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ, लेकिन अगर वो हर हफ्ते 10 बकरियां इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो बकरियां भी खत्म हो जाएंगी। हम ये नहीं कह रहे रिसोर्स इस्तेमाल ना करें, रिसोर्स को इस्तेमाल करें, बट रेट ऑफ यूजेज उनकी रिप्रोडक्शन रेट से कम होना चाहिए। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जानदार रिन्यूएबल रिसोर्स है, मछलियां रिन्यूएबल रिसोर्स है, दरख्त रिन्यूएबल रिसोर्स है। दरख्त की शाख कटती है, दोबारा आ जाती है, लेकिन अगर आपने दरख्त हटा के वहां पे घर बना दिया, ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। ये बार बार नहीं जनरेट होता रहेगा। दरख्त हर साल फल ले रहा होगा, मछली हर साल या हर 2 साल बाद रिप्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन घर वहीं पे खड़ा रहेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि कमर्शियल दुनिया या तो रिसोर्सेज का सत्यानाश फेर देती है, या आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल रिसोर्सेज को आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से बदलती चली जाती है। मजबूरी उनकी भी है,
वो अगर कारोबार नहीं करेंगे, फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, तो लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, और जब मुलाजमतें नहीं मिलेंगी तो फिर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो सारी चीजें ही जरूरी हैं, और इन सारी चीजों में अब हम अकाउंटेंट्स का आहिस्ता आहिस्ता ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। दुनिया ने हमें एक चीज समझाई है, और वो चीज हमें बहुत अच्छी समझ आई है, क्योंकि उसमें नोटू है। जब किसी से पूछेंगे इन्वायरमेंट तुम खराब कर रहे हो, तो वो कहेगा जी हमारे बड़ों ने भी कौन सा कोई हमें बहुत ज्यादा साफ इन्वायरमेंट दी थी, उनको बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट मिली थी, हमने भी खराब इन्वायरमेंट कर दी। तो कोई बात नहीं, अगर हमने भी खराब कर दिया तो ऐसा क्या। प्रॉब्लम ये है कि अगर सोचेंगे कि बड़ों ने क्या दिया और आपने उसके साथ किया तो आपको लगेगा एट ईज है। लेकिन एक पल के लिए ये सोचें कि ये दुनिया आपने अपने बच्चों को देनी थी, अपने से आगे वालों को देनी थी। आपके पास तो अमानत थी, और आपने उस अमानत में क्या की, खयानत। तो एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हमने अर्थ अपने एंसेस्टर से इनहेरिट नहीं की, वी बोरो इट फ्रॉम आवर। तो जब ये सोचेंगे ना कि ये चीज उनकी है जो मेरे पास है, तो फिर खराब करने का दिल नहीं करेगा, और सोचेंगे कि बड़ों ने खराब करके दी, थोड़ा सा मैं और खराब कर दूं। हमारा जा क्या रहा है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, इसमें ना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इस कमरे में एक उजली चादर है, बिल्कुल साफ। कमरे के बाहर एक तसला रखा हुआ और उसमें कोयले, राख और इस तरह की चीजें हैं। और जितने भी लोग बाहर हैं जो कमरे में आना चाहते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि कमरे में जाने से पहले अगर तुम इस राख में थोड़ा सा खेल लोगे, पांव रख के जरा छलांगे मारोगे, तो तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 10 रुपए लेने के लिए वो तसले में गया, उसने छलांगे मारी, उसके बाद वो इस कमरे में आ गया। कमरे में एक चादर पहले से तैयार बैठी थी, इसने चादर के लिए पैसे नहीं पे किए थे, उजली चादर थी। तो जितने भी लोग बाहर उस तसले में खेल के आए, उनके पांव के गंदे निशान उधर हो गए, और थोड़ी देर बाद उस कमरे में जगह जगह काले कदमों के निशान थे, और लोग डर रहे थे कि लोग इस दरवाजे से मजीद मत अंदर आए, क्योंकि अब ये कमरा और गंदा हो जाएगा। अब ये इस काबिल ही नहीं है कि ये मजीद गंद बर्दाश्त कर सके। तो दुनिया वही तो उजली चादर है, और वो तसला, वो प्रॉफिट्स, वो बिजनेसेस हैं जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं। हम उन प्रॉफिट्स, बिजनेसेस से पैसे लेने के चक्कर में उजली दुनिया का सत्यानाश फेरी जा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हमने इस रेट ऑफ डिप्लीशन को कम करना है, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना है। यानी हमें दरख्त थोड़े ज्यादा लगाने चाहिए, हमें अपने फैक्ट्रियों के अंदर से जहां से धुएं निकल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए, हमें गाड़ियां उस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए जो कम धुआं एमिट करती हैं। दुनिया तो यहां तक दिखाना शुरू हो गई है कि जी ये हवाई जहाज इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये गाड़ी इतनी इमिशन करती है। गाड़ियों के स्पेसिफिकेशन में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर लेने से पहले देखता है कि मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ ये एनवायरमेंट को कितना तबाह करेगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत महंगी होने के बावजूद दुनिया में बहुत तेजी से आती जा रही हैं, और तमाम दुनिया के मुल्क उसके ऊपर सब्सिडीज, बेनिफिट्स और इस तरह की चीजें दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक साइड पे शिफ्ट हो। हमारे भी गाड़ियों पे नहीं दिया तो हमारे सोलर के ऊपर वो कर दिया, सोलर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने सारे टैक्स खत्म कर दिए हैं, सोलर के रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे खत्म कर दिए हैं। और जिस वक्त हमारी इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं थी और हमें सोलर ज्यादा चाहिए था, तो उस टाइम पे सोलर की इंपोर्ट, जो प्लेटें बाहर से इंपोर्ट होती थी, उसके टैक्स खत्म कर दिए थे। अब जब एक इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हमारी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई और अब हम पाकिस्तान में भी बना सकते हैं, तो उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर सब्सिडीज देने की कोशिश की है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। हम इसमें कहां हैं? ये तीन चीजें ना, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, इसको अब हमने बैलेंस करना है। जब इसको हम लोगों ने बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए होगा ये कि अब दुनिया पुराने जमाने में सिर्फ अकाउंट्स बनाती थी, पहले सिर्फ अकाउंट्स बना करते थे जो इकोनॉमिक को कवर करते थे। आप सब लोग या अकाउंटेंट बनते हैं या ऑडिटर बन जाते हैं। अकाउंटेंट कौन होता है? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स बनाता है ताकि सेठ को दिखाए तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ है। अब दुनिया इस लाइन से आगे निकल गई है, अब दुनिया पूरा ये फ्रेमवर्क चाहती है। तो बहुत अरसे पहले से ही दुनिया में काफी ज्यादा शोर मचा हुआ है, और टेक्निकली ये बच्चों को इतनी समझ नहीं है, लेकिन जब इन्हें समझ लगेगी कि बड़े तो हमारी दुनिया उजाड़ रहे हैं, तो वो हमसे सवाल पूछेंगे कि जी जब आपके जमाने में पूरे पूरे दरिया सही से बहते थे तो मुझे गंदा नाला क्यों दिया?
आपके जमाने में बेहतरीन आबोहवा थी तो मुझे स्मॉग वाला माशरा क्यों दिया? आपके जमाने में खूबसूरत मकामात होते थे, आप सैर व तफरीह के लिए जाते थे, तो हमारे जमाने में वो सारी चीजें कहाँ गई? तो अब हमने उसको अगर बचाना है तो हमने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को सस्टेनेबल करना है। तो फिर अब दुनिया ये चाहती है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बदलें और उनको कर दें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, उनको ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग पे ले जाएं। 3 एलिमेंट्स की रिपोर्टिंग, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल। तो आज एक सेठ की फैक्ट्री की जब रिपोर्ट बने तो वो रिपोर्ट ये बताए कि हाँ, इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी इनकी, इनका रेवेन्यू कितना था और इनको प्रॉफिट कितना आया। तो साथ में ये बताया कि इस दफा कितने नए लोगों को रोजगार दिया, तो ये बताया कि अपने वर्कर्स को छुट्टियां कितनी देते हैं, तो ये बताएं कि वो अपने यहाँ जेंडर डाइवर्सिटी को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो वो लोग जो कि कमा नहीं सकते, वो लोग जो माजूर हैं, उनके लिए ये कंपनी क्या सोच रही है। तो फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो सेठ बताया कि जी मैंने अपनी फैक्ट्री जो है वो शहर से इतनी दूर कर ली ताकि शहर पोल्यूट ना हो। मैंने अपनी फैक्ट्री में फलाना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो महंगी थी, लेकिन उससे मेरे धुएं की इमिशन जो है वो 30% रिड्यूस हो गई। तो वो बताया कि हमने इतना पानी यूज किया और इतना पानी हम लोगों ने रिप्रोड्यूस भी किया। तो हमारे इस प्रोसेस से जो गंदा पानी निकला हमने उसको साफ करके और उस को कवर किया, उसमें से मैक्सिमम बुरी चीजें निकाली और उसके बाद चलो वो इंसानों के काबिल नहीं था, लेकिन हमने उसको दरख्तों को दिया। हमने पानी जाया नहीं किया, उस पानी से भी हमने जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके ऊपर काम किया। तो शायद मेट्रो बड़े फखर से अपनी रिपोर्ट में बताया कि हम लोगों ने कागज वाले वो थैले देने शुरू कर दिए। कागज वाला थैला क्यों? क्योंकि कागज जमीन में जज्ब हो जाता है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घूम फिर के दरख्त या इस तरह की चीजों से ही जनरेट हुआ होता है, लेकिन प्लास्टिक जज्ब नहीं होता, खुद भी जज्ब नहीं होता और बाकी चीजों को भी जमीन के अंदर नहीं जाने देता। तो जमीन है, जमीन के ऊपर प्लास्टिक पड़ा हुआ और प्लास्टिक के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो जज्ब हो सकती थी वो भी गई बेचारी। तो जिन शहरों ने पाकिस्तान में भी इसकी परवाह नहीं की, अब आप देखें तो वहां पे बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर, सबसे मशहूर शहर कराची बुरी तरह से तबाह हो चुका हुआ है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं। एक जमाने में पाकिस्तान का हुस्न होता था, रोशनियों का शहर कहते थे, बेहतरीन शहर था। शायद ऑनलाइन कुछ लोग सुन रहे हो और वो दुखी हो रहे हो क्योंकि वो कराची से हों। और भी हमारे चेहरों पे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, हम वहां हैं नहीं ना, हम तो यहाँ हैं जहां गवर्नमेंट थोड़ा सा सफाई पे काम कर रही है चीजों पे, लेकिन हम तक भी असर पहुंच जाएगा अगर हमने टाइम से एक्शन ना लिया। तो ऐसे में अब दुनिया को चाहिए कि वो टाइम से एक्शन ले, और ना सिर्फ एक्शन ले बल्कि बताए। जैसे जब शेयर होल्डर्स का पैसा डायरेक्टर्स ने इस्तेमाल करके और कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है, तो हर शेयर होल्डर हमेशा मीटिंग में कहता है मेरा पैसा गलत जगह क्यों लगाया, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट क्यों की, रिलेटेड पार्टीज को क्यों दिया, मेरे पैसे से प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, मेरा अर्निंग पर शेयर कितना है। यही तो रेशियोज होती हैं जो शेयर होल्डर देख रहा होता है। तो वाई नॉट के अब शेयर होल्डर जो है ये समझे कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स की बात ना करे, वो देखे कि उसने सोसाइटी के साथ क्या किया, उसने एनवायरनमेंट के साथ क्या किया। तो पुराने जमाने में लोगों को सिर्फ अकाउंट्स चाहिए होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फ्रेमवर्क इवॉल्व कर रहे हैं और वो अकाउंट से ज्यादा मल्टी डायमेंशनल चीज की तरफ आ रहे हैं, जिसमें सोसाइटी की भी बात भी होगी और एनवायरनमेंट की बात भी होगी। 2017 में कंपनीज एक्ट पाकिस्तान में अपडेट होता है और वो डायरेक्टर रिपोर्ट में 3 एलिमेंट्स डाल देता है एनवायरनमेंट के बारे में। जो लिस्टेड कंपनी में नहीं वो एक्स्ट्रा शशके मशके देखे थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बताओ, आपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया वो बताओ, वो सारी चीजें आज से 8-9 साल पहले तो लॉ ने ऐड कर दी। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क है जहां 15 साल पहले चीजें ऐड हो गई। तो हमारे अकाउंटिंग के बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो इवॉल्व हुए और उन्होंने नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की बातें करना शुरू कर दी। पहले सिर्फ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होते थे, अब इंग्लिश के डिस्क्लोजर्स भी आए। अब अकाउंटिंग के अंदर S1, S2 और इस तरह के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं जो कि अब एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं करेंगे, आप समाज की बात भी करेंगे और आप एनवायरनमेंट की बात भी करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता शेयर होल्डर्स का कंसर्न शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान में अभी थोड़ा स्लो है लेकिन दुनिया में बहुत ज्यादा तेज हो गया है। दे आर कंसर्न, पूरी दुनिया को ये परेशानी है कि अगर हमारे बच्चों के पास ये ऑक्सीजन कम हो गई तो हमारा क्या होगा, और हमारे लिए कम हो गई तो भी क्या होगा।
तो वो दुनिया को रिस्टोर करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि कंपनियां जो है अच्छी प्रैक्टिसेस की तरफ आए। जब आप कहते हैं कंपनी अच्छी प्रैक्टिसेस की तरफ आए, तो कंपनियां तो नहीं मानेंगी। जब नहीं मानेंगी तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो कि मुल्कों के लॉ के साथ कनेक्ट हो गए हैं, उन्होंने लिमिट सेट कर दी हैं। इस तरह की इंडस्ट्री की अगर एक कंपनी है तो ज्यादा से ज्यादा इतनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकती है। इस तरह की अगर एक इंडस्ट्री है, ज्यादा से ज्यादा इतने दरख्त इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह की अगर एक इंडस्ट्री है, ज्यादा से ज्यादा ये काम करेगी। व्हाट इफ कि उसको ज्यादा लग जाए। भाई अगर एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल सीमेंट बन रहा है और उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया है कि आपने ज्यादा से ज्यादा इतने लाख यूनिट ऑफ फर्ज करें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना है। अब इस कंपनी को ज्यादा सीमेंट बनाना है। जब ज्यादा सीमेंट बनाना है तो ये अपने यूनिट बढ़ाएंगे या सीमेंट ज्यादा बढ़ाएंगे। ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इमिशन ज्यादा हो जाएगी। तो क्या उनको कमाने से रोक दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट में रह के खेलें। अगर आप इस लिमिट को खराब करते हैं तो आप नेगेटिव तरफ चले गए। अब आपको कार्बन क्रेडिट्स की जरूरत होगी। कुछ ऐसा करें जिससे आपने एनवायरमेंट साफ की हो। दरख्त लगाए, उसकी मेजरमेंट करें, हमने कितने दरख्त लगाए और हमने माशरे को ऑक्सीजन कितनी दी। बच्चों को फ्री पढ़ाएं, अपने वर्कर्स के बच्चों को फ्री पढ़ा दें, कुछ एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट कर दें। जितना आप एनवायरमेंट और समाज को डैमेज कर रहे हैं, आप उतने यूनिट उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें। आपको जो लिमिट दी गई है वो लिमिट थी फर्स्ट करें 10 लाख यूनिट्स और आपने कंज्यूम कर लिए 12 लाख यूनिट्स। तो अब 2 लाख यूनिट्स के इक्विवेलेंट आपको कुछ कंपनसेशंस देनी है। तो आप जो अच्छे काम करेंगे उसके आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और जो बुरे काम करेंगे उससे आपके पॉइंट्स खराब हो जाएंगे। तो ये जब नेट करके देखेंगे तो अल्टीमेटली देखेंगे कि आपने खराबी ज्यादा की है या अच्छाई की है। अगर 10 लाख पॉइंट्स थे, आप 2 लाख ऊपर चले गए और क्रेडिट इस्तेमाल करके आप 11 लाख पे हैं, तो आपने 1 लाख पॉइंट्स ज्यादा इस्तेमाल कर दिए। अब इस 1 लाख पॉइंट्स पे आपको पता नहीं कितने मिलियन का जुर्माना हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मैं जाहिर है प्रोडक्शन कर रहा हूं और मैंने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, मेरे मुल्क को सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो फैक्ट्री लगानी है। कहेंगे अच्छा चलो एक काम करो, तुम क्रेडिट पॉइंट्स किसी और से खरीद लो। तो फिर ये भाई की तरह एक चालाक आदमी होगा जो एक बड़ा सा रकबा लेके और बहुत सारे बागात लगा देगा वहां, और फिर ज्यादा चालाक होगा तो उसकी पूरी अकाउंटिंग करेगा। इतने बाग लगाए, इतना दरख्त, इस साइज का दरख्त इतनी ऑक्सीजन देता है, और वो जनाब हर दिन हर महीने उसकी रिपोर्टिंग बना रहा होगा और उसके बाद जो है वो बताएगा गवर्नमेंट को, इदारों को, इदारे आके मॉनिटर करेंगे, इदारे आके कहेंगे कि अच्छा अगर अपना ऑडिट तो करवाओ, पता तो लगे। तो जब ये भाई के पास आ गए 5 लाख क्रेडिट पॉइंट्स, क्योंकि फैक्ट्री तो लगाई नहीं, नुकसान तो किया नहीं और फायदा ही फायदा करते गए। अब ये 5 लाख पॉइंट्स इनके पास हैं और एक तरफ एक सेठ परेशान है कि 1 लाख पॉइंट्स की वजह से कई मिलियन का जुर्माना पड़ रहा है। सेठ इनके पास आएगा, कहेगा पॉइंट्स देते हो, कहेंगे ये तो मैं बेचूंगा, तुम्हें 5 मिलियन का फाइन हो रहा है ना, एक काम करो 1 मिलियन में खरीद लो मेरे से पॉइंट्स। दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस की तरह की क्रेडिट एक्सचेंजेस बन चुकी हुई हैं जिसमें कार्बन के क्रेडिट्स बिकते हैं। अब दुनिया भर को उन्होंने हर हर सेक्टर के ऊपर मुख्तलिफ नोटिफिकेशन दे दी है। और पाकिस्तान में हम कानून क्यों फॉलो करते हैं? सिग्नल पे कोई क्यों रोकता है कि उसे चालान ना पड़े? और कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो एथिकली भी रुक जाते हैं। काका सफाई नहीं भी हो और कैमरा भी ना लगा हुआ हो तो भी वो सोचते हैं कि सिग्नल लाल का मतलब मुझे रुकना होता है। तो दुनिया में कुछ लोग तो एथिकली अच्छे होंगे और कुछ को डराया जाएगा कि एथिकल बन जाओ नहीं तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तो अब दुनिया उस तरफ आ गई है। सूनर और लेटर पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चीजें सख्त होती चली जाएंगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन चुकी है पाकिस्तान में, और उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट तो कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही है। इनको ये है कि हम जापान के रेट पे तरक्की करें। तो कुछ 15,000 तरह के लॉज हैं। आप इस वक्त भी देखें, हमारा समाज जो खराब हो रहा था, अब हमारे अपने कॉलेज के अंदर हमें बाइक्स लगानी पड़ रही हैं। आपके सामने ही कुछ महीने पहले पीछे के कैंपस में उन्होंने कहा जी ये आपने रेजिडेंशियल इलाके का हुस्न खराब कर दिया, यहाँ लोग जो है वो रहते थे और आपने उन लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दे दी। तो अब समाज पे भी काम हो रहा है, एनवायरमेंट पे भी काम हो रहा है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। स्टिल हम अकाउंटेंट्स कहाँ हैं?
जब दुनिया को अकाउंट्स बनाने थे तो अकाउंटिंग के जो फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं उनको उतना टेढ़ा कर दिया कि दुनिया को लगे कि साइंस है। इंजीनियर कुछ टेक्निकल मुश्किल काम करता है, डॉक्टर भी कुछ मुश्किल काम करता है, हम अकाउंटेंट मुश्किल काम नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे काम करते हैं। वो तो अल्लाह भला करे मुश्किल स्टैंडर्ड्स जो आम दुनिया को समझ नहीं आते, अगर ये स्टैंडर्ड बहुत सीधे होते तो हम तो फारिग थे। तो हमारे बड़ों ने जितने भी सर जोड़ के बैठते हैं तो हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि टेढ़े से टेढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते रहे जो कि सिर्फ हम अकाउंटेंट्स को समझ आए, हमें उसकी पढ़ाई दे दी जाती है। तो ऐसे में दुनिया को होता है यार अकाउंट्स हो यार ये तो बड़ा टेढ़ा मसला है, स्किल तो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। अच्छा ये बड़े लेवल के अकाउंट्स हो इसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसने उसकी प्रेजेंटेशन को देखना होगा, उसमें 15,000 तरह के तो डिस्क्लोजर है, और जो डिस्क्लोजर गलत दो तो लॉ की तरफ से भी पेनल्टी पड़ जाए, शेयर होल्डर मजीद सर पे चढ़ दौड़े। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटेंट्स को रोजगार मिलता है कि हम अकाउंट्स बनाते हैं, फिर वो अकाउंट सही बने या नहीं बने वो चेक करने के लिए कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, वो ऑडिटर होते हैं, वो चेक करते हैं वो अकाउंट सही से बने या नहीं बने। तो अकाउंट्स की नीचे से लेके ऊपर तक की जॉब्स हमें मिल जाती हैं। और मजे की बात है डॉक्टर ने या इंजीनियर ने जो काम किया, 15 में से एक कंपनी को जरूरत होगी उसकी। डॉक्टर की मोहल्ले में किसी एक डॉक्टर से काम चल जाता है, अकाउंटेंट तो हर इदारे में घुस गया। तो यही वजह है कि अकाउंटेंट जो है वो दुनिया सप्लाई करती जा रही है, लेकिन इनकी डिमांड अच्छी खासी है जस्ट बिकॉज कि हर इदारा, हर कंपनी की हर ब्रांच को अकाउंटिंग की जरूरत है। और अगर वो अकाउंटिंग सीधी सीधी सॉफ्टवेयर से हो जाएगी तो हम फारिग हैं। तो दुनिया इवॉल्व कर रही है और साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुश्किल कर रही है ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहे। अब हम एक स्टेप आगे आए हैं, अब हमें समझ आ गई दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। हमारे बड़े जब बाहर के मुल्कों में गए तो उन्होंने देखा यार ये तो पागल हुए अंग्रेज सस्टेनेबिलिटी को लेके। और जनाब वहां पे हजारों जॉब्स हैं सस्टेनेबिलिटी का डाटा इनपुट करने वालों की, डाटा फाइंड करने वालों की, डाटा रिकॉर्ड करने वालों की, डाटा मैयर करने वालों की। फिर सैकड़ों की तादाद में जॉब्स हैं उन लोगों की जो ये वेरीफाई करते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में डाटा आ रहा है वो सही है या नहीं है। फिर उन्होंने ट्रेंड देखा कि सबसे पहले जी यूरोप में शुरू हुआ, फिर ऐसे हुआ और चलते 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 वो ट्रेंड अब आगे आ रहा है। दुनिया को 2050 का टारगेट मिला है कि 2050 तक आपने इस लेवल पे कंप्लायंसेस करनी है, जिसमें हम जैसे मुल्क, जैसे हम तो खैर बहुत पीछे हैं, इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी थी कि नहीं हमें आप 2050 नहीं 2070 का टारगेट दें। आप लोग तो ग्रो कर चुके हैं, हम इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, आप हमारी ग्रोथ को एकदम से आप कैप क्यों कर रहे हो। हम सस्टेनेबिलिटी को मानते हैं, बस हमारा रेट ऑफ एडॉप्शन थोड़ा सा स्लो है। तो आप हमें इतना मार्जिन दे दें कि हम एक दफा थोड़े डेवलप हो जाएं, हम जरूर ये सारी चीजों को 2070 तक फॉलो कर लेंगे। 2070 तक दुनिया ने 2050 का टारगेट दिया था, पाकिस्तान तो अभी तक इस तरह की बातें करने की पोजीशन में आया ही नहीं। अच्छा फिर आज हम सारे लोग जो इस कमरे में मौजूद हैं, शायद 8-10 साल बाद 90% लोग दूसरे मुल्कों में जाके नौकरियां कर रहे होंगे। तो दूसरे मुल्कों में हमारी नौकरियां भी तो इवॉल्व हो चुकी हैं। अब वहां हम सिर्फ अकाउंटेंट थोड़ी है, हम तो सोशल मेजरमेंट भी कर रहे हैं, एनवायरमेंटल मेजरमेंट भी कर रहे हैं। तो भाई एक जहाज जब उड़ता है तो वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, इसका भी तो कोई पैटर्न होगा, कोई फार्मूला होगा, कोई मेजरमेंट का तरीका होगा। एक फैक्ट्री कितना पानी कंज्यूम कर रही है, कितने % साफ रहने देती है, कितने खराब कर देती है, उसका भी कोई क्राइटेरिया होगा। तो दरख्त कितनी तेजी से गिर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2000 किताबें छापी और आपको दी तो उन 2000 किताबों ने कितने दरख्तों को कत्ल किया, इसका भी तो कोई निजाम होगा, कोई मेजरमेंट का सिस्टम होगा। तो अब डिफरेंट तरह के मेजरमेंट के सिस्टम्स आएंगे, उसमें डिफरेंट तरह के अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसे देखेंगे, और देन फिर उसके लिए डिफरेंट तरह के ऑडिटर्स की जरूरत पड़ेगी। बीआईए में हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, सीपीआर में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि आपने डिस्क्लोजर्स वगैरह को किस तरह से करना है, और ऑडिट में हम अश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अब कुछ नई अश्योरेंस की असाइनमेंट्स क्रिएट हो जाएंगी, दुनिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाएगी, हमसे कहेगी बताओ हमने सही किया या नहीं किया। दुनिया अपने हवाई जहाज से निकलने वाले डाटा का जिक्र करेगी और कहेगी जरा इसके ऊपर रिपोर्ट दे दो, चूंकि जब हम को बताते हैं तो दुनिया भरोसा नहीं करती, वो कहती है इसके ऊपर ठप्पा लगवाओ किसी एक्सपर्ट का। तो आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी और एआई इस तरह की चीजों ने जो सादा वाली अकाउंटिंग है उससे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता बाहर करना शुरू कर दिया। अब वक्त आ गया कि हम कुछ ऐसी सियानी चीजों की तरफ जाएं जो नई है, ट्रेंडिंग है। तो सस्टेनेबिलिटी इज द ट्रेंड, और अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छी चीज ट्रेंड में आ गई। तो मैं लेक्चर दोबारा वहीं पे लेके आता हूं जो मैंने बात शुरू की थी। हम अकाउंटेंट्स ने
सबसे ज्यादा कबाड़ा मचाने में हेल्प की थी, अपने सेठों को पुठे पुठे मशवरे देके। अब समाज ने हमसे काम लिया है कि हमारे ही थ्रू दुनिया की सफाई होनी है। अब हमने ही सेठों को बताना है कि भाईजान आपका तो पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या कर रहे हैं। हमने ही मैनेजमेंट, अब देखें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले हैं उन्होंने फैक्ट्री अकाउंटिंग टाइप करनी है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं उन्होंने दुनिया के सामने उनको प्रेजेंट करना है, जो ऑडिट वाले हैं उन्होंने उसको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो ऐसे में हम सब मिलके मदद करेंगे। आईफैक ने एक सस्टेनेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें उसने कहा कि अकाउंटेंट जिस जिस रोल पे भी अपने इदारे को एजुकेट करें ताकि वो सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स की तरफ आए। तो अब सस्टेनेबिलिटी इज द न्यू विंग। तो जिस वक्त आप सीए क्वालिफाई करेंगे और आप दुनिया में जाएंगे तो बाहर की दुनिया में तो 80-90% आपको सस्टेनेबिलिटी नजर आएगी, पाकिस्तान में भी 30-40% नजर आ रही होगी। और चूंकि ये इमर्जिंग ट्रेंड है, नया ट्रेंड है, तो जो लोग इसमें टाइम से एंटर होंगे वो कमर्शियली भी काम कर रहे होंगे। एक्चुरियल साइंसेस में पाकिस्तान में बड़े कम लोग एंटर हुए थे कुछ अरसे पहले। एक टाइम था पाकिस्तान में 10 टोटल लोग थे जो हम गिन सकते थे उंगलियों पे, और जिस जिस कंपनी को जो जो भी एक्चुरियल रिपोर्ट बनवानी होती थी उनसे बनवाते थे। वो 2 घंटे में अपने सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट बनाते थे, 5 लाख रुपए ले लेते थे। मैंने 2006 में एक रिपोर्ट देखी थी उनकी जो उन्होंने 2 घंटे में तैयार की थी, 5 लाख रुपए लिए थे। 2006 में मैंने देखा था। तो आज मेरे ख्याल में 40-50 लाख ले रहे होंगे। तो अब हमने सस्टेनेबिलिटी को मुसीबत समझ के नहीं पढ़ना, इसको एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी समझ के पढ़ना है। आप कम से कम प्रॉफिट ही सोच लें, बाकी चीजें खुद ही सीधी हो जाएंगी। बट अगेन सस्टेनेबिलिटी इज दैट टॉपिक जिसपे जितनी भी बात करें कम है। तो ऑडिट और रिपोर्टिंग में तो इन्होंने हल्का हल्का सा तड़का डाला है, लेकिन ज्यादा डिटेल से डिस्कशन कर दी आपके बीआईए में। और फिर जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तो सीए फाइनल में एक बिजनेस का पेपर होता था, वो खत्म कर दिया इन्होंने। अब वो फुल पेपर सस्टेनेबिलिटी का है। सोचें पूरा पेपर ही सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसकी मेजरमेंट क्या होगी, किस तरह से होगी। तो आईकैप आपको दुनिया में जाने से पहले इतना कॉम्पिटेंट करना चाहता है कि जब आप जाएं तो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आप उसके मुताबिक चलें। क्या मैंने ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं की? अब हमें सस्टेनेबिलिटी की नीड समझ आ रही है, और हम अश्योरेंस या ऑडिट वाले, अब ऑडिट तो हमने मुख्तस कर दिया ना वर्ड के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना ऑडिट है। तो जब हम ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को देखेंगे या इस तरह की चीजें करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो अश्योरेंस कहलाएगा, सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। अब जरा थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी जी, जो डेवलप वर्ल्ड है यहाँ पे बेस्ट है, उन्होंने हिसाब लगा के 50 साल पहले उनको इस तरह के जो दुनिया को 50 साल पहले तकरीबन इस तरह के इश्यूज आए और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गए। इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया? दोनों तरीके से, लॉ से भी और एथिक्स से भी। क्योंकि इन इश्यूज के ऊपर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक इमोशनल सी डिस्कशन की है तो 2 दिन बाद आप भूल चुके होंगे, क्योंकि आप तब तक 500 रील्स देख चुके होंगे, तो मेरी बात तो उजड़ चुकी होगी। लेकिन महज़िब माशरे और ऐसे माशरे जो एथिकली समझते हैं, साउंड होते हैं, तो वहां पे लोग ट्रेन में एंटर होते वक्त टिकट इसलिए नहीं लेते कि कोई चेक करेगा, इसलिए लेते हैं कि टिकट लेना होता है। तो मशहूर एग्जांपल है कि एक पाकिस्तानी एक फ्रेंच के साथ सफर कर रहा था फ्रांस में एक ट्रेन में। तो ट्रेन में जब एंटर हुए तो पाकिस्तानी ने फ्रेंच से कहा कि यार वो कोई टिकट चेकर नहीं है। उसने कहा क्यों? इसने कहा कि ताकि वो चेक करे कि कोई बगैर टिकट के तो नहीं आ रहा। तो फ्रेंच पर्सन ने हैरान होकर कहा कोई बगैर टिकट के ट्रेन में आ सकता है? भाई ये ट्रेन है और ट्रेन का क्या रूल है कि टिकट लो और अंदर जाओ। तो वो बड़ा हैरान होकर पाकिस्तानी से उसने पूछा कि मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कभी कि कोई ट्रेन में बगैर टिकट के चला जाए? यानी उसके लिए तो वो पाप है, अन्याय है। वो तो उसको हजम ही नहीं ना हुई बात की, यार सोच क्या रहे हो। तो जहां माशरे मजेदार होते हैं ना, तो वहां आप बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। और जब माशरा खराब हुआ वो, तो फिर आप के ज्यादा कंट्रोल्स लोगों के फ्रॉड से बचने के लिए होते हैं। हमारे अच्छे खासे कंट्रोल इस चीज के हैं कि जी बच्चों से अगली इंस्टॉलमेंट आ जाए। क्योंकि बच्चे एथिकली साउंड नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, उन्हें हल्के से इस चीज का एहसास नहीं है कि अगर वो पढ़ रहे हैं और वो खर्चा हो रहा है तो कम से कम कॉलेज को ब्रेक इवन की तरफ कंट्रीब्यूशन के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें टाइम से दे देने। एथिकली इतने अनसाउंड है। मुझे ऑब्वियसली बड़े दिल पे चोट लगी है कॉलेज के बाहर रखा हुआ जो कूलर, कुछ अरसे पहले उसकी कोई टूटियां उठा के लेके गया था, टूटियां निकाल के चला गया था, और अब पूरा कूलर ही निकाल के चला गया।
टूटियों के बाद हमने उसके ऊपर बकायदा जंगला भी लगाया था, सारा कुछ है। एक बंदे ने आके बकायदा लोहे का जंगला तोड़ा है, और वो सुबह ऐसे टाइम पे की है कि रात खत्म हो चुकी थी और सुबह भी शुरू नहीं हुई थी। बिल्डिंग में बिल्कुल साथ एक और बिल्डिंग बन रही है, वहां 25-30 मजदूर होता है हर वक्त, और उसने ऐसे टाइम पे आके इतनी दीदा दलेरी से आके वो कूलर लेके आए। वो कूलर दिन में कई 100 लोगों को पानी पिला रहा था। शायद कई 100 कम बात है, शायद 1000 प्लस पे चला जाता था। क्योंकि जब वो कूलर गायब हुआ है तो बहुत सारे लोग वहां पे आके रुक के देखे कि भाई वो वहां कूलर मौजूद नहीं था। तो अब आज के दौर में तो अगर कोई अच्छाई के बारे में सोचे कि ठीक है भाई हम अपनी बिजली से अपने पानी से कोशिश करें, बाहर से जो राहगीर है उनको पानी मिल जाए, तो माशरा इतना गलीज हो चुका है कि वो उस एक्टिविटी को भी खराब कर देता है। तो मस्जिद के बाहर से जूते चोरी कर लेते हैं, मतलब जिधर जाते हुए कि भाई अल्लाह का घर है यहां जाने हैं, उधर से भी बाज नहीं आते और जो है वो इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह के माशरों में फिर सख्ती चलती है। तो हमारे यहाँ जब सस्टेनेबिलिटी आनी है तो बड़े धूमधाम से आनी है, और अभी तक जितनी आई है, आपको इस वक्त भी पता होगा कि लाहौर में जो गाड़ियां फिर रही हैं उन्होंने अपनी क्लियरेंस लेनी है, और अगेन किसी भी वक्त एकदम से गाड़ियों को रोक के चालान करने शुरू कर देंगे 10-10 हजार के, गाड़ियां अंदर करनी शुरू कर देंगे, FIR दर्ज करनी शुरू कर देंगे। इस वक्त तो गवर्नमेंट भी हुआ है जो पागल हो जाते हैं, कानून को लेकर कुछ ज्यादा दिल पे ले जाते हैं। तो कहते हैं कानून ये है, अगर आपने ये ऐसे करके बिल्डिंग, जैसे अभी हमें वो साफ लग रहा है कि वो कह रही है ये बिल्डिंग जो है पता नहीं कुछ फुट आगे बढ़ी हुई है, तो लैंडलॉर्ड को कहा, उसने कहा अरे पागल लोग हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा, बिल्डिंग काटनी पड़ेगी, नहीं काटेंगे तो उनकी क्रेन आगे काट जाएगी। तो हमारे यहाँ फिर जब सस्टेनेबिलिटी आएगी तो कानून की पावर से आएगी। तो ऐसे में फिर जब कानून लोगों को कहता है टैक्स दो, तो फिर लोग घबरा के टैक्स एडवाइजर्स के पास आते हैं। तो इसी तरह से जब कानून सस्टेनेबिलिटी वगैरह पे जरा ज्यादा टाइट आएगा तो फिर लोग हमारी तरह के अकाउंटेंट्स के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे अब क्या करना है। उस टाइम पे आपने फिर नोटू कमाने हैं, मदद करनी है, सपोर्ट करनी है, क्योंकि बड़े अरसे बाद हम अकाउंटेंट्स को कोई जीने की वजह मिल गई है। हम कमाएंगे भी और हम समाज को भी बेहतर करेंगे, तो शायद हम लोग दुनिया को एक बेहतर फ्यूचर दे देंगे। ऐसे में अगर हम घटिया बनेंगे, हम गलत अकाउंटिंग करेंगे, तो पूरी दुनिया को खराब करने में हमारी जिम्मेदारी भी ऐड हो जाएगी। अगर हमने झूठी एश्योरेंस रिपोर्ट दे दी तो काम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी के अंदर एथिक्स के स्टैंडर्ड भी उसी तरह से होंगे, बाकी सारी चीजें भी उसी तरह से होंगी। कहानी शुरू करते हैं, ऐसा ना हो कि इमोशन में पूरा लेक्चर चला जाए। रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन एन ऑडिट कॉन्टेक्स्ट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डिस्क्लोजेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। अब अगेन इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, इसके ऊपर बनती है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब जब हम प्रॉफिट से हट के बाकी चीजों को देखना चाहते हैं तो फिर क्या होता है कि हम इसको एनवायरमेंटल को उसी तरह से कंसीडर करते हैं, सोशल को उसी तरह से करते हैं। इकोनॉमिक पे जब हम फाइनेंशियल में बात कर चुके हो तो फिर इसकी जगह आ जाता है गवर्नेंस, इसको हम ESG फ्रेमवर्क भी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डिस्क्लोज करती है ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि IFRS के सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड S1 S2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपके CPR में इनका हल्का सा तस्करा आ चुका है। ज्यादा डिटेल से मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उड़ता उड़ता सुना है कि आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में S1 S2 के बारे में बातें हैं। तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI स्टैंडर्ड्स, तो दुनिया ने अलग अलग फ्रेमवर्क बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे IFRS बने थे उसी तरह सब सस्टेनेबिलिटी के भी स्टैंडर्ड बन रहे हैं और उसके ऊपर भी मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं। ये फ्रेमवर्क इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, कंप्लीटनेस, फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये फ्रेमवर्क अच्छे तरीके से चीजें बनाती है ताकि ऑडिट या एश्योरेंस सही से हो सके। जब अकाउंट्स में चीजें ऐड होंगी IFRS के साथ तो उसका ऑडिट हो रहा होगा, और जब वो कंप्रीहेंसिव ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग हो रही होगी तो वहां पे एश्योरेंस का काम हो रहा होगा। फॉर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू बी एश्योर्ड सर्टेन प्री कंडीशन मस्ट बी मेट। कुछ प्री कंडीशन होनी चाहिए। एक रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसको रिपोर्ट करने का दुनिया में जो नई तरह के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनमें से कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल ESG मैटर दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को कुछ मटेरियल चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। जैसे हम फाइनेंशियल में कहते हैं ना कि जितनी मटेरियल इंफॉर्मेशन है आप बताएं, तो अब इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के सिग्निफिकेंट मैटर्स
शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स को पता लगने चाहिए। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके लॉ में लिखा हुआ है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं जो कंपनियों ने फॉलो करनी है, कंपनी लॉ ने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं जो कंपनियों ने फॉलो करनी है, तो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन की अश्योरेंस करने से पहले जब आप आएंगे कि मैंने सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट करना है या अश्योरेंस देनी है, तो आप ये देखेंगे कि क्या उनका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, क्या उन्होंने सारे रीजनेबल डिस्क्लोजर कर दिए और क्या वो लॉ रेगुलेशन वगैरह को फॉलो कर रहे हैं। ऑडिटर्स असेस सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन अगेंस्ट सुटेबल क्राइटेरिया इंश्योरिंग इट इज वेरीफाइबल, मेजरेबल एंड reliable. Like financial audit, sustainability reporting requires proper documentation to support assurance engagement. ये एक इंट्रोडक्शन सा उन्होंने दिया कि हाँ भाई सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का इसमें क्या कहानी है। Assurance report must clearly communicate the result of engagement to enhance stakeholders' confidence. इस वक्त टीम मेंबर बस आप ही हैं, आप जैगम को एक दफा जो है ना वो पैगाम दे दीजिएगा। सर अली इमरान को मैंने पिछले दिन एहतियातन कह तो दिया था 10 मिनट, लेकिन उनको एक रिमाइंडर अगर वो दे दे, ठीक है 10 मिनट कम से कम, है ना? अच्छा आप आते हुए देखे, अरे वाह ठीक है, तो वो 10 मिनट जो है वो हमारे पास है, डन हो गया। क्योंकि मैं कल भी उनसे मिला था, कल मैंने उन्हें कहा था, लेकिन मुझे था कि हो सकता है भूल ना गए हो, तो चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। क्लास में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, अब सारे गुस्से से देख रहे हैं कौन है ये, इसने क्यों किया ऐसा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। असल में आईके ने जुल्म किया, सस्टेनेबिलिटी का हल्का सा तस्करा करके और आगे वो कर दिया। तो ऐसे में मैं इस रिस्क में नहीं जाना चाहता था कि किसने बीआईए में पढ़ लिया हुआ है सस्टेनेबिलिटी, किसने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैंने उतनी डिस्कशन कर दी, उस डिस्कशन को रूट जरा ज्यादा कर दिया। वो उनसे पूछे बीआईए वालों से, वो 5 दिन बर्दाश्त करते रहे मुझे, हर दिन में ऐसी वैसी बातें करता क्यों सस्टेनेबिलिटी को लेके, तो उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त किया है, उनके तो पूरा 10-15 नंबर का पोर्शन ऐड कर दिया है कि अपने। आप लोगों को तो चले शुक्र है, वो जो पहला पोर्शन था ना जिसमें चैप्टर 1 2 13 आ रहे थे, उसी के साथ ये चीजें ऐड हुई है, तो बचत हो गई है। अभी लेवल 1 पे ऐड हुई है, बहुत ज्यादा दिल पे नहीं ले गए, लेकिन सूनर और लेटर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेप्थ भरती चली जाएगी। अश्योरेंस रिपोर्ट क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए एंगेजमेंट का रिजल्ट, ताकि पता लग जाए मेन बातें क्या होनी चाहिए। जो आपकी रिपोर्ट जब आप बता रहे हो तो मेन चीजें क्या हो, आप बताएंगे सब्जेक्ट मैटर था, ये क्राइटेरिया था, मैंने इस तरह की एश्योरेंस दी है, मैंने इस तरह का काम किया, और ये मेरी और एश्योरेंस प्रोवाइडर की और मेरी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां थी। कहानी देखी लग रही है ना? तकरीबन उसी तरह की बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं। मैंने आपको कहा कि इनको बनाने अकाउंटिंग ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, आते हैं, उसके बाद रिव्यू हो, अश्योरेंस हो, कुछ भी हो, तकरीबन वही चीजों को अल्फाज बदल के घुमा देते हैं। रिपोर्ट्स मस्ट स्टेट द स्टैंडर्ड फॉलो, रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट 3000 या ISSA 5000 जो कि सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। एंड डिक्लेयर द प्रैक्टिशनर्स इंडिपेंडेंस, और बताएं कि प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंट है, कोई भी लिमिटेशन या कुछ भी चीज हो तो वो भी नजर आनी चाहिए इन रिपोर्ट्स में। तो पहले एक ओवरऑल आइडिया हुआ कि सस्टेनेबिलिटी और उसकी रिपोर्ट से हमारा क्या ताल्लुक है। फिर एथिकल कंसिडरेशन एश्योरेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, आपने उसी तरह से एथिकल भी रहना है। IESBA आपने सुना था, और ये क्या है IESSA, वो वहां पे बात कर रहे थे, और ये सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं। Introduces the need for ethical consideration। अब एक जुमला दिया हुआ है इन्होंने बड़ा प्यारा सा है, इट इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दैट सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस प्रैक्टिशनर एक्ट एथिकली। ये बड़ा जरूरी है, ये अवामुन नास के वसीतर मफाद में है कि हम लोग एथिकली काम करें इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। अब अगर आप पैसों के चक्कर में दुनिया के इतने अच्छे इनिशिएटिव का कबाड़ा कर देंगे तो नर्क में जलेंगे। मतलब रिलीजियस साइड पे आए तो आपने तो मतलब दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में भी तबाही है, लेकिन वो उस तरफ ना भी आऊं तो भी समाजी तौर पे आपको लोग अच्छे अल्फाज में नहीं जानेंगे। और अगर आपके बच्चों को पता लग गया कि इस माशरे को खराब करने में मेरे पिता का बड़ा अहम किरदार है, that is subject to assurance. High quality ethics and independent standards alongside other reporting and assurance standard will help investor, customers, employees and other users of sustainability information to confidently rely on such information in their decision making. ये स्टैंडर्ड के बीच में से उन्होंने जुमला उठा के बताया कि देखो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। Sustainability assurance practitioners are expected to have relevant knowledge, skills and experience। अब वो सारी बातें ऑडिट में भी हम ये कहते थे कि आपके कंपेटेंस भी होनी चाहिए, आप एथिकल भी हो,
तो अब ऐसा नहीं होगा कि ऑडिटर्स या अकाउंटेंट्स अचानक से उठ के आ जाएंगे यार सस्टेनेबिलिटी इसका भी ऑडिट कर लेते हैं। भाई पता तो हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, डाटा लिया कैसे है, डाटा रिलायबल कैसे होता है, एविडेंस कैसे हासिल करना है। क्लाइंट ने कह दिया कि इतने 1000 गैलन पानी हम लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, तो उसको मेजर कैसे करना है। क्लाइंट ने कहा जी हमारे कागज, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि हम बच्चों को फिजिकल किताबें देते थे, जैसे ही हमने फिजिकल किताबें नहीं दी हमने इतने 100 दरख्तों को कटने से बचा लिया। अब मैं तो कुछ भी क्लेम कर दूंगा ना, मेरा क्लेम किसी तरीके से अकाउंटिंग में साबित होना चाहिए और फिर एक एश्योरेंस वाला उस क्लेम को वेरीफाई करके कहे कि बिल्कुल अब्दी साहब ने सही जुमला कहा, इनको कार्बन क्रेडिट्स मिलने चाहिए। वाह आप लोगों की किताबें रोके में कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे हैं, बेचेंगे। अच्छा जी ये बातें समझ आई। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऑडिट कॉन्टेक्स्ट में चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब किताब में जब भी एग्जांपल्स आएंगी तो वो याद नहीं करनी, वो जस्ट एक आइडिया लेने के लिए देखनी है कि वो क्या है किस तरह से। फ्रेमवर्क बेस्ड रिपोर्टिंग और एश्योरेंस भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि एश्योरेंस की क्या क्या किस किस किस्म की एश्योरेंसेस हो सकती हैं। फ्रेमवर्क बेस्ड रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस, कंपनी ए एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाती है एक खास स्टैंडर्ड को यूज करके जिसमें कार्बन एमिशन, एनर्जी यूजेज और वर्कफोर्स डाटा सारा का सारा है। एक एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और लिमिटेड एश्योरेंस देता है, ये एक एग्जांपल है। लिमिटेड एश्योरेंस देता है और वेरीफाई करता है डाटा को जीआरआई के क्राइटेरिया से, वो जो जीआरआई ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव थी, ISA 3000 और ISSA 5000 के मुताबिक द एश्योरेंस स्टेटमेंट कंफर्म्स नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट रीइंफोर्सिंग स्टेक होल्डर्स। तो ये एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल दिया कि फ्रेमवर्क बेस्ड एश्योरेंस ऐसे मिल सकती है कि कुछ ने जीआरआई की एक स्टैंडर्ड फॉलो किया था, आप आए आपने उसे चेक किया और आपने दुनिया को बताया कि हाँ इन्होंने जीआरआई का वो स्टैंडर्ड सही से फॉलो किया। हम क्या कहते हैं, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सही बने हुए हैं। तो हम इधर आके कहेंगे हाँ जी हम ये गवाही देते हैं कि इनकी ये वाली स्टेटमेंट उस वाले स्टैंडर्ड के मुताबिक सही बनी है। तो एक इस तरह की बात भी हो सकती है। देन मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अच्छा बीच में एथिक्स के बाद ना आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी आए होंगे, लेकिन वो 100% वही बात दोबारा से रिपीट हुई थी, तो मैंने उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का जिक्र नहीं किया, बट दैट इज पार्ट ऑफ करिकुलम। आपने एक दफा बस मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ लेना, वही सारी बात यहाँ रेप्लिकेट हो रही है। मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग विद ऑडिट ओवरसाइट। कंपनी बी, अब एक और कंपनी की एग्जांपल दे रहे हैं, वो एक जुरिसडिक्शन में है जहां इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी और ये कंपनी भी एक ऐसी जगह है जहां अकाउंट्स के साथ सस्टेनेबिलिटी की बातें जोड़ के दिखाई जाती हैं। ऑडिटर, अब ऑडिटर आ गए क्योंकि अकाउंट्स का भी लफ्ज है। ऑडिटर रिव्यू सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर फॉर मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज अंडर ISA 720, एक स्टैंडर्ड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। Additionally, greenhouse gas emissions are independently verified under फलाना स्टैंडर्ड ISO का, ensuring compliance and strengthening investor confidence। जस्ट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहे हैं। एथिकल इंडिपेंडेंस एश्योरेंस सर्विस में कंपनी सी एक टेक फर्म है, सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस सीक करना चाहती है, कंसल्टेंसी को हायर किया कि ताकि वो डेवलप करें ESG डाटा सिस्टम। ऑडिट फर्म ने आइडेंटिफाई किया एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट और असाइन कर दी सेपरेट एश्योरेंस टीम। आप जिन लोगों से डाटा बनवा रहे थे जिस फर्म से, आपने उसी फर्म से कहा है जरा हमारा आप ऑडिट भी कर दें, तो फर्म को समझ आया कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तो इंडिपेंडेंस आउट हो गई, तो उन्होंने एक सेपरेट टीम भेजी। द एश्योरेंस रिपोर्ट फॉलोज ISBA कोड ऑफ एथिक्स एक्सप्लिसिटली कंफर्मिंग इंडिपेंडेंस एंड एथिकल कंप्लायंस। तो अगेन याद नहीं करना, ये आपको ना कुछ टिपिकल सिचुएशंस बता रहे हैं कि कहीं सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बात भी हो सकती है, कहीं अकाउंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो सकती है, कहीं एश्योरेंस प्रोवाइडर को देखना होगा कि अगर उसी से दोनों सर्विसेज ली जा रही हैं तो क्या होगा। कि ESG मैट्रिसेस के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस, कंपनी डी रिक्वायर कर रही है रीजनेबल एश्योरेंस वर्कप्लेस सेफ्टी और GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर कि एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के मैट्रिसेस फॉर इन्वेस्टर्स। एक और कंपनी है जिसने इस तरह की कुछ चीजें बनाई हैं, वर्कफोर्स सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ पैटर्न बनाया है, वो चाह रहे हैं कि एक एश्योरेंस प्रोवाइडर आए, उसने इन डेप्थ टेस्टिंग की, इंस्पेक्शन की, वेरिफिकेशन की, रिकैलकुलेशन की और इशू कर दी एक पॉजिटिव ओपिनियन। इसी तरह से एक एग्जांपल कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, कंपनी ई एक स्टैंड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन है और उसको लाजमी नेशनल सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स को बताना है कि हमने इस मुल्क में ये बेहतरी की, तो ऐसे में वो करेंगे और बाद में एक एश्योरेंस प्रोवाइडर आएगा और वो चेक करेगा कि उन्होंने अपना काम सही से किया या नहीं किया। क्या सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ओवरऑल थीम समझ आया? अब जब हम इसको बात करते हैं अपने सिलेबस में तो ISSA 5000 का सिर्फ इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में,
सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन कि हमें अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई ये चीजें किस बारे में। सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस को अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, स्कोप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक्सटेंड टू ऑल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड बाय द एंटिटी और ओनली पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ये एश्योरेंस जो है या तो उनकी सारी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन की हो सकती है, या हो सकता है वो कहें हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की ये सस्टेनेबिलिटी की स्टेटमेंट, आप इसका ऑडिट या इसके ऊपर एश्योरेंस दे दें। फॉर एग्जाम्पल कुछ जुरिसडिक्शन सारी की सारी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन को कहेंगे कि आपने इसको ऑडिट करना है, और कुछ जुरिसडिक्शन में लॉ रेगुलेशन हो सकता है आपको कहे कि आपने सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड या फलाना रिलेटेड चीजें अपनी रिपोर्ट्स में डालनी है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ISSA requires the practitioner to identify or describe the information that is subject to the assurance engagement। अब ये ISSA क्या रिक्वायर कर रहा है, प्रैक्टिशनर पहले आइडेंटिफाई करे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है और सब्जेक्ट मैटर क्या है, मुद्दा क्या है। सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेगी इन डिस्क्लोजर्स को, ताकि वो देखे कि ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, जो हमने पीछे भी देखा था। ये एंगेजमेंट अलाइन करती है सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के साथ, फाइनेंशियल ऑडिट्स के साथ, फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइक ISAE 3000 और ISSA। तो उन्होंने कहा कि ये ऑडिट के, एश्योरेंस के और इन सारी चीजों के स्टैंडर्ड आपस में घुले मिले हैं और ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के? सस्टेनेबिलिटी इज रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया के मुताबिक सही से रिपोर्ट हुआ है। ये ISSA रिक्वायर करता है प्रैक्टिशनर को कि इवैल्यूएट करो कि क्या क्राइटेरिया जो प्रैक्टिशनर एक्सपेक्ट करता है अप्लाई हुआ है या नहीं, वो सूटेबल है। सबसे पहले तो आपने देखना है क्राइटेरिया सूटेबल है, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ इंडिकेशन टू द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको जो है इसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता, तो फ्रेमवर्क क्राइटेरिया दैट आर एम्बेडेड इन लॉ रेगुलेशन और आर एस्टैब्लिश्ड बाय ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलो ट्रांसपेरेंट ड्यू प्रोसेस आर प्रिज्यूम्ड टू बी सूटेबल। या तो वो आपको क्राइटेरिया बताएंगे, आप चेक करेंगे वो सूटेबल है या नहीं। अगर वो क्राइटेरिया ना दें या उनका क्राइटेरिया सूटेबल ना हो, तो फिर उस मुल्क के अंदर जो उनके लॉ वगैरह ने कोई क्राइटेरिया बताया, फिर हम मानेंगे कि वही हमारा सूटेबल क्राइटेरिया। अब ना किताब बेचारी परेशान है, बताना भी चाह रही है और लुकाना भी चाह रही है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दे कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपको इतनी इंफॉर्मेशन ना दे दे कि आपका दिमाग घूम जाए। तो लेवल 1 पे अभी इन्होंने हल्के लेवल पे इसको हमारे सिलेबस में ऐड किया है, और अभी उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है। बस वो चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के जहन में ही आए, और आपसे बाद में आने वाली नस्लों को, आपसे 2-3 साल बाद आने वालों के ऊपर शायद ये आतंक थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस में से कोई एक एश्योरेंस उसने लेनी है, कंक्लूजन देनी है, और फर्दर जो स्टैंडर्ड्स वगैरह ने कोई और कम्युनिकेशन की है तो उसने वो कम्युनिकेशन भी करनी है। अब बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं और ज्यादातर वही बातों को बार बार रिपीट किया हुआ है। अगर मकसद समझ आ गया है तो क्या ये सारी चीजें समझ आ रही हैं? सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन ऑल केसेस जहां रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस एज एप्लीकेबल कैन नॉट बी ऑब्टेन, हमने कहा कि आपने क्राइटेरिया देखना है, क्राइटेरिया के मुताबिक देखना, और जहां क्राइटेरिया ठीक ना हो देख लेना है वहां गवर्नमेंट का क्या क्राइटेरिया है, और आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेके पॉजिटिव ओपिनियन दे देनी है, और लिमिटेड एश्योरेंस में नेगेटिव ओपिनियन दे देनी है लिमिटेड। लेकिन क्या हम भाग सकते हैं? इन ऑल केसेस जहां रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस एज एप्लीकेबल कैन नॉट बी ऑब्टेन, और एक क्वालिफाइड कंक्लूजन आपकी रिपोर्ट में इनसफिशिएंट हो, आपको एविडेंस भी नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट से बात नहीं बनेगी, तो फिर ऐसे में ये ISSA क्या कहता है कि भाई या तो डिस्क्लेम कर दो या विड्रॉ। बातें वही है, ऑडिट वाली है कि जहां आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एक बड़े लेवल पे ना मिल रहा हो तो कोशिश करो कि आप विड्रॉ कर लो, विड्रॉ नहीं कर सकते तो डिस्क्लेमर दे दो। 5 एलिमेंट्स याद है इंश्योरेंस के? 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, एविडेंस, रिपोर्ट। या इसी तरह से होगा। 3 पार्टीज कौन सी होंगी? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी नॉर्मली मैनेजमेंट ने सारा काम किया होगा, और इंटेंडेड यूजर्स कौन होंगे? वो स्टेक होल्डर जिनको सस्टेनेबिलिटी वाली बातें पसंद है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट। सब्जेक्ट मैटर जो भी हो, उनके अकाउंट्स विद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हो, या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो, या ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्ट हो, या ESG फ्रेमवर्क के मुताबिक बना हुआ हो, तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। वो ऐसा होना चाहिए जिसको मेजर किया जा सके। इन सस्टेनेबिलिटी एंगेजमेंट दिस टिपिकली इंक्लूड ESG डिस्क्लोजर, कार्बन एमिशन, सप्लाई चेन इंपैक्ट वगैरह वगैरह।
सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर को किसी क्राइटेरिया से मैच करेंगे जो कि मशहूर हैं, जीआरआई के स्टैंडर्ड, एससी आईएफआरएस के S1 S2 और लॉ रेगुलेशन वगैरह। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आपने ऑब्टेन करना है, रेलेवेंट और रिलायबल एविडेंस, ताकि आप सही लेवल की एश्योरेंस दे सकें। और एंड पे आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट दे देनी है जो एक्सप्रेस करे आपका कंक्लूजन क्लियर और एन एम्बिगुअस मैनर में, और अच्छी तरह से बताए यूजर को कि आप क्या करके आ रहे हो। तो वही 5 बातें हैं, उसको हमने यहां अडॉप्ट करना है। चंद एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस की। आप आखिरी सफे पे पहुंच गए होंगे या अभी भी कुछ बाकी है आपके पास? बस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मजा ही नहीं आया। अच्छा, सवाल ये है कि क्या कहानी समझ आ रही है? सबसे पहले अभी ये चंद आखिरी एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने 5 तरह की एश्योरेंसेस के ऊपर हल्का सा वो किया है। अगेन एग्जांपल याद करने के लिए नहीं है, कॉन्टेक्स्ट बेहतर करने के लिए है। सबसे पहले क्या हमें सस्टेनेबिलिटी समझ आ रहा है? सस्टेनेबिलिटी इज दुनिया ने अब मजीद नीचे नहीं जाना, सस्टेनेबल रहना है, जितनी है कम से कम उतनी रहे। बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस बहुत कम है। बिजनेस एक्टिविटी से मसला नहीं है दुनिया को, वो कह रहे बिजनेस एक्टिविटी करो, लेकिन जो तुम दुनिया में औजार पैदा करो फिर उसको सुधारो भी। और तुम नहीं सुधार सकते क्योंकि तुम्हें इतनी बड़े लेवल की प्रोडक्शन करनी है, तो जो सुधार रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो। और उसका एक सिस्टम बना दिया कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं और जो पॉजिटिव पॉइंट्स ले रहे हैं, आप उनसे उनके पॉइंट्स खरीदें और बाकायदा स्टॉक एक्सचेंजेस में और इस तरह की चीजें बिक रही हूं और वहां पे ये सारी चीजें चल रही हो। तो सस्टेनेबिलिटी में एक अकाउंटेंट क्या करेगा, ये समझ आया। और ये जो दुनिया के आज जो अकाउंट्स हैं, एक जमाना था अकाउंट बड़े फीके से होते थे, 2-3 सफे के होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मजीद डिटेल आना शुरू हो गई। फिर एक बड़े अरसे तक 15-20 साल तक नैरेटिव डिस्क्लोजर एक एक करके आते रहे कि अगर लीगल केस भी चल रहा है और आपको डाउट है तो लिखो। चीजें बढ़ती गई और हम लोग क्यों उनको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लॉ कहता है। तो इसी तरह से अब सस्टेनेबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की प्रैक्टिस में शामिल हो रहा है और दुनिया में काफी ज्यादा शामिल हो चुका हुआ है। यूरोप तकरीबन इस पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, अमेरिका की साइड पे आधा आधा काम चल रहा है, मिडिल ईस्ट अभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट जाते हैं और मिडिल ईस्ट में फर्ज करें अगर 2000 नौकरियां हैं जहां अकाउंटेंट्स के लिए हैं, तो 1400 नौकरियां ऐसी होंगी जिन पे बहुत कोशिश हो रही होगी। 1400 के लिए 10,000 अकाउंटेंट्स ने अप्लाई किया हुआ होगा या 15,000 ने, लेकिन जो 600 सस्टेनेबिलिटी वाली जॉब्स होंगी उसमें शायद अप्लाई किया होगा 800 लोगों ने। और मजे की बात है, जो आज उस पॉइंट पे चला जाएगा तो उसने ग्रो भी बड़ी तेजी से करना है। तो कई दफा कुछ कंपनियों में कुछ ऐसे लोग बैठे नजर आते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन एक अच्छे टाइम पे कंपनी में आके कंपनी की ग्रोथ के साथ एडजस्ट हो गए होते हैं। अब कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो उनके हाथों में होता है। तो इसी तरह से अगर आप लोग एक अच्छे टाइम पे सस्टेनेबिलिटी को समझ के और सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में एंटर हो जाते हैं, तो 8-10 साल बाद आप उस फील्ड के इतने चैंपियन बने हुए होंगे कि जो नए लोग आएंगे वो कहेंगे यार ये इस बंदे ने ना अच्छे टाइम पे सस्टेनेबिलिटी वाली चीजें कर ली थी, अब तो सैचुरेशन हो गई है। तो अच्छी बात ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया परफेक्टली सस्टेनेबिलिटी पे नहीं है, कुछ बहुत अच्छे तरीके से, और दुनिया के पास 2050 तक का टारगेट है। और आपके पास ये कंप्लीट करने का कब तक का टारगेट है? ठीक है, 27, 28 व्हाट्सएवर आपने डिफरेंट टारगेट सेट किए हुए होंगे। तो जो भी आपका टारगेट है आप जल्दी से कंप्लीट करके जब पहुंचेंगे, तो जो दुनिया का टारगेट है 2050 तक सस्टेनेबिलिटी को बहुत आगे ले जाना है, तो उस वक्त आप दुनिया के उस तेज रेले में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे कहने पे नहीं पढ़ना, ये इसलिए पढ़ना है कि इसमें फ्यूचर है। तो आपको आपका फ्यूचर याद कराऊंगा तो आप दुनिया के फ्यूचर को सोचेंगे ना। आप अपना फ्यूचर बचाएं, अल्टीमेटली आप इनडायरेक्टली दुनिया का फ्यूचर बचा जाएंगे। चंद एग्जांपल देखते हैं और मुद्दे को क्लोजिंग की तरफ लेके आते हैं। कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल सोशल कंप्लायंस ऑडिट सप्लाई चेन में कंपनी क्या करती है, क्लॉथ रिटेलर्स का काम करती है। क्यों एक कंपनी है जो क्लॉथ रिटेलर है, ये क्या होते हैं? कपड़ों के जो दुकानदार है। सिनेरियो क्या है? क्यू सोर्सेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्लोबल फैक्ट्रीज एंड हैज नो कमिटेड and has committed to fair wages, no child labor and safe working condition। ये ग्लोबल फैक्ट्री से माल पकड़ते हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को फेयर वेजेस मिले, चाइल्ड लेबर ना इस्तेमाल हो और सेफ वर्किंग कंडीशन हो दुनिया में। To ensure credibility, Q hires an assurance provider to validate its suppliers compliance claim। अब वो जो भाई साहब आएंगे उसकी वो जो 5 चीजें हैं वो किस तरह से होंगी, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सप्लायर की कंप्लायंस विद लेबर कोड ऑफ कंडक्ट। क्राइटेरिया क्या होगा?
लेबर की जो स्टैंडर्ड है। एविडेंस गैदरिंग किस तरह से होगी, फैक्ट्री साइट विजिट्स करेगा, वर्कर से मिलेगा, इंटरव्यू करेगा, उनसे कहेगा पाजन ये डायलॉग ही मार रहे हैं, असल में भी कुछ ऐसा हो रहा है। अश्योरेंस लेवल इसमें किस तरह का नजर आ रहा है, शायद लिमिटेड अश्योरेंस, चूंकि ये इंसानों के ऊपर बेस करता है, इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा अच्छा अश्योरेंस तो नहीं दे सकते। आउटकम क्या होगा, अश्योरेंस रिपोर्ट कंफर्म करेगी कि इन लोगों ने अपने वो जो वेज से रिलेटेड और इस तरह की जो क्लेम किए थे ये उन्होंने सही किए थे। सेकेंड एग्जांपल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन वेरिफिकेशन फॉर कार्बन ट्रेडिंग। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। सिचुएशन क्या है, एबीसी इंडिपेंडेंट एश्योरेंस चाहती है उनकी स्कोप 1 एंड स्कोप 2 की जीएचजी एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में स्कोप 1 स्कोप 2 होता है, आप लोग सीए फाइनल में आएंगे तो इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है हमारे पास, तो वहां पे इसकी एमिशंस को मेजर करने का, और ये स्टैंडर्ड आज का नहीं है, ये स्टैंडर्ड तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 14-15 साल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें देर से जाग आई है, हमारे बड़े आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड कर रहे थे, आईकेप को थोड़ा सा देर से जाग आई है। स्टैंडर्ड्स मौजूद थे, पाकिस्तान अडॉप्ट कर चुका था, लेकिन अच्छे टाइम पे जाग गए हैं, हमें कम से कम ये बता दिया कि अब दुनिया में चल क्या रहा है। की एश्योरेंस एलिमेंट्स क्या होंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो जो जीएचजी एमिशंस की आपने रिपोर्ट बनाई होगी सब्जेक्ट मैटर होगा। क्राइटेरिया क्या होगा, उसका जो भी प्रोटोकॉल होगा, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है एमिशन की मेजरमेंट का वो क्राइटेरिया होगा। एविडेंस कैसे वो करेंगे, हम एनर्जी बिल्स की वेरिफिकेशन करेंगे, हम एमिशन के फैक्टर्स जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं उनको रिकैलकुलेट करेंगे, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस वगैरह लेंगे, उनसे पूछेंगे अभी आपने जो चीज दी थी वो कितनी इमिट करती है गैस, उसके मुताबिक। अश्योरेंस लेवल इसमें हम रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं फाइनेंशियल और कंप्लायंस इंप्लीकेशन पे। आउटकम अश्योरेंस रिपोर्ट कंफर्म करेगा कि इनकी एमिशन जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है वो एक्यूरेट है और इसमें क्रेडिबिलिटी नजर आ रही है, और ये जो इन्होंने कार्बन को अपने रिपोर्ट किया है कि हाँ भाई हमारे पास इतने प्लस या इतने माइनस पॉइंट्स हैं, वो इन्होंने सही से रिपोर्ट किया है। तो इसी तरह से एग्जांपल है अश्योरेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स। ग्रीन एनर्जी कंपनी है, ग्रीन एनर्जी कंपनी ने एक सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड इशू किया है जहां इंटरेस्ट रेट इज टाइड टू अचीविंग रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स। कुछ बॉन्ड इशू किए कि जो पैसे आएंगे इन पैसों को हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, और लोग चाहते हैं कि हम पैसे दें और वहां से हमारा पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल हो। इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्रोवाइडर एंगेज टू वेरीफाई कि क्या हम अपने वो टारगेट्स पूरे कर रहे हैं जिसके लिए हमने लोगों से पैसे पकड़े हैं। तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, आपने जो एनर्जी यूजेज की परसेंटेज रिपोर्ट की है। क्राइटेरिया क्या होगा, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड और एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई टर्म्स होंगी कि हमने क्या क्या करना है उस एग्रीमेंट के मुताबिक। एविडेंस गैदरिंग कैसी होगी, एनर्जी जो इन्होंने परचेज की उसके रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट की वेरिफिकेशन, सप्लायर की सर्टिफिकेशन। अश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस आ सकती है। आउटकम अश्योरेंस स्टेटमेंट एड्रेस करेगी मैनेजमेंट और बॉन्ड होल्डर्स दोनों को, कंफर्म करेगी कि जो एनर्जी के जो इनका यूजेज है वो उस टारगेट को मीट कर रहा है जिस टारगेट के तहत इन्होंने आपसे फाइनेंस पकड़ा था। रट्टा नहीं मारना, परेशान तो नहीं हो रहे। ये अब दुनिया में चंद एग्जांपल्स दे रहे हैं जो आपने किताब ये एग्जांपल इसलिए दे रही है कि आपको थोड़ा सा समझ आए कि क्या चल रहा है। नॉर्मली हमारी ऑडिट की किताब में आईकेएफ ने जो एग्जांपल्स दी हुई होती हैं मैं उसको किताब में नहीं डालता, मैं लेक्चर में भी डिस्कस नहीं करता क्योंकि हम ज़बानी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। चूंकि नया एरिया है तो इसलिए मैं वो एग्जांपल्स जो कि अगेन अ सॉर्ट ऑफ ट्यूटर नोट टाइप की चीज है उसको सिर्फ इसलिए डिस्कस कराऊंगे थोड़ा सा एक माइंड बन जाए। कम्युनिटी एंड एनजीओ एश्योरेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल इंपैक्ट। कंपनी एबीसी माइनिंग है, सिनेरियो क्या है, कम्युनिटी कंसर्न्स एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट पे हैं, तो एबीसी माइनिंग एग्री करती है एनजीओ से। एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो इंडिपेंडेंट सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट कराएंगे ताकि जो लैंड की रिस्टोरेशन और जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं, यानी अब आप एक जगह माइनिंग कर रहे हैं तो जाहिर है आपने उस चीज को दोबारा रिस्टोर भी करना है, और दूसरा वहां आपकी वजह से जो डिस्टर्बेंस है आपने उसको भी हैंडल करना है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का सेक्शन जिसमें खासतौर पे लैंड रिहेबिलिटेशन और वाटर क्वालिटी वगैरह का जिक्र होगा। क्राइटेरिया लोकल एनवायरमेंटल लॉ और सस्टेनेबिलिटी की जो फ्रेमवर्क वो फॉलो कर रहे हैं और जो कंपनी ने कमिटमेंट की है अपने कागजों में लिखा है कि हम ये करेंगे, वो हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा। एविडेंस क्या होगा, फील्ड की इंस्पेक्शन करेंगे, वाटर क्वालिटी के टेस्ट करवाएंगे, कम्युनिटी से फीडबैक लेंगे कि हाँ भाई आप खुश हैं इनसे। अश्योरेंस लिमिटेड हो सकता है जिसमें एनजीओ इन्वॉल्व होगा, आप भी काम कर रहे होंगे और एनजीओ भी देख रहा होगा, और आउटकम ये है कि एश्योरेंस रिपोर्ट पब्लिक के सामने लेके आए जिससे ट्रस्ट बने एबीसी माइनिंग, एनजीओ और जो लोकल कम्युनिटी है उनको हो कि हाँ भाई ये सारा काम जो हो रहा है वो बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। एंड फाइनली आखिरी एग्जांपल, मल्टी फ्रेमवर्क एश्योरेंस अंडर आईएसएसए 5000। ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट, ये क्या होता है जी,
सर जो काफी सारे बिजनेस बहुत सारे बिजनेसेस मर्ज हुए हुए, मल्टीनेशनल जो होते हैं जिनका मल्टीपल किस्म के बिजनेस होते हैं। तो ग्लोबल एक इस तरह का कंपनी जो कि बहुत तरह के बिजनेस कर रही है, वो रिपोर्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी डाटा अंडर मल्टीपल फ्रेमवर्क। अब वो एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे इदारे हैं और हर इदारा अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क के मुताबिक काम कर रहा है। टू मीट डाइवर्स स्टेक होल्डर्स नीड्स, टू इंश्योर ग्लोबल कंसिस्टेंसी, द कंपनी अलाइंस ऑल सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट विद। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फुल रिपोर्ट होगी जिसमें सारी बातें की हुई होंगी। क्राइटेरिया GRI, TCFD, SASB, अब वो TCFD जो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा उसको बीच में शामिल कर लिया। एविडेंस गैदरिंग कैसे होगी? आप इनकी गवर्नेंस को रिव्यू करेंगे, साइट्स को चेक करेंगे, क्लाइमेट रिस्क के डिस्क्लोजर्स को देखेंगे और वही टिपिकल प्रोसीजर जो आपके हैं। एश्योरेंस लेवल, लिमिटेड एश्योरेंस फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर, रीजनेबल एश्योरेंस फॉर क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव चीजें उन पे रीजनेबल, और जो हवाई बात है, कमिटमेंट्स हैं, वादे हैं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन कि ये वादे शायद गलत है। आउटकम क्या होगा? आप रेफरेंस देंगे स्टैंडर्ड का और आप इंश्योर करेंगे कि जो इनके डिस्क्लोजर्स है वो मीट कर रहे हैं वो जो अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क है उनकी रिक्वायरमेंट्स को। तो ऐसे में अगर काम की बात समझने की कोशिश की जाए, समझ तो आपने सब लिया, लेकिन अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके लिए जो एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस है, ये अगर मैं पीछे से थोड़ी सी बात करूं, रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर जो शुरू वाली बातें वो पढ़ने के लिए, एथिकल कंसिडरेशन भी, एथिकल कंसिडरेशन के अंदर बस एक आध दफा जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे वो चीजें आपको पहले से पता है, एग्जांपल्स आपको पता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट और आगे जो एलिमेंट्स हैं, ये सबसे काम की बात है। वो जो 5 एलिमेंट्स हैं 142 पेज पे और जो 141 पेज पे नीचे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस है, बस यही इस सारे में काम की बात है। बाकी उन्होंने चीजों को घुमाया है और आपको इंपॉर्टेंस बताई है सस्टेनेबिलिटी की कि हम ऑडिटर्स या एश्योरेंस प्रोवाइडर्स की जिंदगी में क्या है। ओए ये तो खत्म हो गया चैप्टर, तो वादा पूरा हो गया। तो जैसे ये खत्म होना था हमने ब्रेक लेनी थी। अगला संडे शुभ मुहूर्त है फिर संडे जरा एक अच्छा सा दिन होता है। सैटरडे को आपकी डबल क्लास होती है, फिर आप रोएंगे, वो आप कहेंगे जी उस दिन हमारी FR2 की 2 तरह की वो क्लासें। फिर मंडे को छुट्टी, मंडे को हम आगे नहीं पढ़ेंगे, मंडे को क्लास में हम पूरा मिड टर्म डिस्कस करेंगे, वो आप बेशक रिकॉर्डेड में ले लीजिएगा जी। ख्वाहिश तो यही है, अभी हो सकता है दिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। मैं एक दफा जरा आपके टाइम टेबल जी 14 तो बहुत आगे, खुदा का खौफ करे। हाँ 7 वाला वो बहुत ही आगे चले गए, यानी एक तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद संडे, वो नहीं उससे अगला वाला, यानी इफेक्टिवली आपके पास तकरीबन 7 वर्किंग डेज, अगले 2 दिन भी ऑफ आ गए और अगला वीक सुकून में आ गया। तो ऐसे में जब इतना सुकून होगा तो फिर संडे शुड बी अ फन डे। तो आप अपने जहन में संडे रखें, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो सैटरडे से मुझे डर लगता है, क्योंकि उस दिन फिर आप लोगों ने 2 क्लासों के चक्कर में भाग जाना है। तो फिर वही बात है कि संडे ना हुआ तो मंडे होगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी संडे हो, क्योंकि हमें भी तो दिन चाहिए ना आगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, इनामात, हाँ बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। दामन वक्त में गुंजाइश भी थोड़ी सी कम है और बाहर बच्चे भी जो है ना, इस दफा मिक्स तरह के इनाम है। हम हमेशा बच्चों को फैसिलिटेट करते थे, बच्चों को फायदा देते थे, अब हम सोच रहे हैं वालिदैन को भी फायदा दें। बच्चों को पैसे मिलते थे, वो खाकू जाता था, चाय पी लेता था गंदी गंदी सी। अब हम इस दफा कुछ थोड़ा सा इनाम बच्चों को देंगे और बहुत सारा इनाम बड़ों को देंगे। यानी हम आपको सब्जेक्ट्स में ऑफ दे देंगे। हम पूरा फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो सुपर टॉपर है उसके 3 सब्जेक्ट फ्री कर देंगे, तो जो फर्स्ट पोजीशन वाला है उसके 2 सब्जेक्ट फ्री कर देंगे जी। आप मर तो नहीं जाएंगे भाईजान, अभी CA फाइनल है। CA फाइनल में इस वक्त गिनती के मुश्किल से 1-2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो CA फाइनल की फुल फैकल्टी के साथ वो क्लासेस दे रहे हैं। हमारा भी वो कमिंग सून का आपने देखा हुआ होगा, अभी हम 2-3 दिन बाद CA फाइनल का फुल फ्लेज एक आखिरी फिजिकल सेशन अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद 3-3 महीने का हो जाएगा, फिर तो सब मर जाएगा। तो पहली दफा हमारे पास अब 6 महीने की आखिरी अटेम्प्ट आ रही है, जिसमें, और इस दफा चूंकि कैफ वाले बच्चे भी होंगे तो हमारी जो क्लासें हैं वो दोपहर में भी हो सकती हैं, शाम में भी हो सकती हैं। पहले तो सिर्फ लेट नाइट हो सकती थी। तो जिसको वो 3 पेपर मिलेंगे वो उसको CA फाइनल में भी अवेल कर लेगा। तो अल्लाह का शुक्र है CA फाइनल में भी जो है ना, वो मैं जो रात अगर बैठा हुआ था और 8 घंटे बाद दोबारा आपके सामने हूं तो कुछ लोग ही थे। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त 550 बच्चे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं। यानी
ऑडिट से ज्यादा तादाद में तो मैं कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फाइनल तो हमारी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो आपको तो उधर मजे लग जाएंगे। हाँ, फाइनल अभी सस्ता था, अब आगे महंगा होने वाला है। पहले वो बच्चे अपने स्टाइपेंड से पैसे देते थे तो हम कम पैसे लेते थे, अब जब वालिदैन से पैसे लेके देंगे तो हम उतनी पैसे लेंगे जितने कैफ के पैसे होते हैं। चलिए, बहरहाल इसका मतलब है कि इनाम है, इनामों के ऊपर मैं एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दिन संडे जहन में रखें, संडे ना हुआ तो मंडे। संडे में एक फायदा होगा, हम आईकेएफ वाला टाइम अवेल कर सकते हैं, वो जो आईकेएफ का ऑफिशियल टाइम है सुबह वाला, ताकि आपकी उस तरह से भी प्रैक्टिस हो।